बेटा सब लोग ध्यान देंगे, सेक्शन नंबर 35 है प्री कमेंस, वो इन हाउस तो अपन देख चुके हैं, आउटसोर्सिंग तो बड़ा आसान था यार। अप्रूव्ड राहुल आईसीयू, आईआईटी, नेशनल लेबोरेटरी और अप्रूव्ड इंडियन कंपनी, सभी के केस में आपको कितना डिडक्शन मिलने वाला है? 100%। ये क्लियर है बिल्कुल? सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बेटा, इसका बार बार आपको प्रोविजन देखने को मिलेगा पीजीबीपी के क्वेश्चन में। इसके बाद बेटा अच्छा सेक्शन 35 की सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है साइंटिफिक रिसर्च। इसके बाद हमने क्या देखा? 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ये सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, ये सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस से आप क्या समझते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब कंपनी के बनने से पहले या किसी भी एसएससी के बनने से पहले के खर्चे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहलाएंगे। क्या आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी एसएससी का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के जो भी खर्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्री कमेंसमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अच्छा ऑलरेडी कोई एसएससी है, वो न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो क्या उससे रिलेटेड खर्चे भी प्रिलिमिनरी कहलाएंगे? यस। मैंने आपको बताया था डिडक्शन मिलने वाला है आपको, लेकिन डिडक्शन में कुछ लिमिट थी। अच्छा डिडक्शन डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के एसएससी हैं, शायद अपन ने इतना डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट वाज इंडियन कंपनी, एक तो था इंडियन कंपनी, दूसरा क्या था? अदर रेसिडेंट। बेटा ये रेसिडेंट मतलब समझ लेना यार, आप लोग अब इतने मैच्योर हो चुके कि आप समझ पाए व्हाट डज रेसिडेंट मीन। रेसिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग जो क्या बनकर निकला होगा? रेसिडेंट। अच्छा क्या इंडियन कंपनी हमेशा इंडिया की रेसिडेंट होती है? और अदर रेसिडेंट मतलब बात हो रही है बेटा मिस्टर मास की, बात हो रही है किसी एबीसी पार्टनरशिप फर्म की, बात हो रही है किसी XYZ LLP की, आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो सब लोग जो क्या हैं? रेसिडेंट। आपको पता है सेक्शन 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का डिडक्शन सरकार हर किसी को दे ही नहीं रही है बेटा, सिर्फ किसको दे रही है पता है? रेसिडेंट। आप समझना सिर्फ अपने वालों को दे रही है सेक्शन 35D का बेनिफिट, और अपने वालों को भी जब वो दे रही है तो उसमें ध्यान से सुनिएगा बेटा, इंडियन कंपनी को कुछ अलग दे रही है और अदर रेसिडेंट को कुछ अलग दे रही है। छोटा सा एक फर्क है, आप मुझे बताइए सबसे पहले अदर रेसिडेंट के बारे में कितना डिडक्शन मिलने वाला है? बेटा ये सेक्शन वेग सेक्शन है, बोरिंग भी सेक्शन है, छोटा सा सेक्शन है। कितना मिलने वाला है? एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस विल बी कंपेयर्ड विद 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। सर व्हाट डज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मींस? अभी हमें नहीं पता, अभी हमें नहीं पता बेटा, अभी आज डिस्कस करेंगे अपन व्हाट डज सीओपी मींस। तो अपन ने तो क्या देखा? एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस विल बी कंपेयर्ड विद 5% ऑफ सीओपी एंड व्हिचएवर इज लोअर विल बी अलाउड एज डिडक्शन। अच्छा सेकंड बात कर रहे हैं इंडियन कंपनी की, इंडियन कंपनी में भी सेम था, बस एक थोड़ा सा ट्विस्ट था। आपको पता है यहाँ पर 5% ऑफ सीओपी डायरेक्ट नहीं लेना था, पहले आपको 5% ऑफ सीओपी को किससे कंपेयर करना था? कैपिटल एम्प्लॉयड, और इन दोनों में से हायर लेना था, और बेटा जो हायर आएगा उसको आपको कंपेयर करना था एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस से, और आपको क्या लेना था? व्हिचएवर इज लोअर। किस किस को ये बात क्लियर है? एब्सोल्युटली। मतलब यहां पर आप डायरेक्टली कंपेयर कर दोगे और यहां पर आप एक बार कंपेयर करोगे, या 2 लेयर ऑफ कंपैरिजन है? यहां पर 2 लेयर है। पहले आप सीओपी और सीई, बेटा सीओपी और सीई में से आप पता है क्या ले लोगे? हायर, और जो भी हायर आएगा ना उसका 5%, और उसको किससे कंपेयर करोगे? एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। कल मैंने आपको बताया था यहाँ पर सरकार आपके खर्चे पे लिमिट लगा रही है बेटा, कायदे से आपको पता है कितने खर्चे का डिडक्शन मिलना चाहिए था एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का, लेकिन सरकार ने बोल दिया हम आपको 5% ऑफ सीओपी से ज्यादा नहीं देंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सरकार आपके खर्चे पे क्या लगा रही है? लिमिट। नहीं तो सरकार को किस चीज का डायरेक्टली डिडक्शन देना चाहिए था? एक्चुअल खर्चे का। तो ये तो अपन ने पढ़ा था कल तक सेक्शन नंबर 35D में। आज इसको अपन पहले तो कंप्लीट करेंगे, फिर अपन इसको रिवाइज करेंगे, मतलब पहले इसको ग्रिप में लेके आएंगे। अभी एक चीज देखिएगा क्या लिखा है, अबव डिडक्शन इज अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। एक एग्जांपल से बात करेंगे बेटा अपन, एक काम करते हैं एग्जांपल ले रहे हैं अपन अदर रेसिडेंट के केस में। एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस था मान लीजिए 2 करोड़, और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट था मान लीजिए 40 करोड़। तो 40 करोड़ का 5% कितना आता है? एक सेकेंड, सेम ही हो जाएगा वो। ये ले लीजिए आप 45 करोड़, तो 45 करोड़ का 5% कितना आएगा? 2.25 करोड़। आप मुझे ये बता दीजिए कितना डिडक्शन मिलने वाला है? सर 2 करोड़ को कंपेयर करेंगे 2.25 करोड़ से, मतलब कितना मिलने वाला है? 2 करोड़। आपको पता है सरकार बड़ी चालाक है, सरकार पता है क्या बोल रही है कि अगर आपका खर्चा ही कम है तो हम आपको कम डिडक्शन देंगे, लेकिन अगर खर्चा ज्यादा है तो हम आपको ज्यादा से ज्यादा कितना देंगे? 5% ऑफ सीओपी। तो यहां पर आपको कितना डिडक्शन मिलने वाला है बेटा? 2 करोड़ रुपए का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सरकार आपको इस 2 करोड़ रुपए का डिडक्शन भी आज के आज नहीं देगी। सरकार बोल रही है मैं आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दूंगी SLM मेथड के अकॉर्डिंग। मतलब 2 करोड़ को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, कितना आएगा? तो सर ईयर नंबर 1 में कितना मिलने वाला है? 40, ईयर 2 में 40, फिर 40, फिर 40 और फिर 40। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा ध्यान से सुनना, एक बहुत शानदार काम की चीज आपको बता रहा हूं जो आपको याद रखने में, जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा ना वो ट्रिक्स आपके बहुत काम की होने वाली है। तो मैं आपको एक काम की चीज ये बता रहा हूं कि बेटा कोई भी सेक्शन अगर शुरू हो रहा है 35D से, क्या ये 35D से शुरू हो रहा है? क्या सेक्शन 35 के बाद जस्ट D लिखा है? अगर लिखा है ना तो बेटा आपको एक बार में डिडक्शन नहीं मिलेगा, 5 बार में ही मिलेगा हर डिडक्शन।
कोई भी सेक्शन आप आगे भी पढ़ोगे, अगर वो बेटा आपको ट्रिक ये याद रखनी है 35 के बाद अगर डी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 35 डी डी ए, क्या इसमें भी डी है? यस, आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर बेटा 35 के बाद डी है, आप समझ जाना 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, जो भी आपका एलिजिबल डिडक्शन होगा वो आपको कितनी इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला है? 5 इंस्टॉलमेंट। अभी अपन ने एक ही सेक्शन पढ़ा है, लेकिन ट्रिक अभी बता दी मैंने आपको, क्योंकि इसको याद रखने में दिक्कत होती है कि वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन कहां था। तो यहां पर पहली चीज आपने क्या पढ़ी? अबव डिडक्शन इज अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। बेटा ध्यान से सुनना, आज अपन को इनकम टैक्स की क्लास को बियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ठीक है, ये तो एक बोरिंग सेक्शन है। इसके बाद वाला जो सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट भी है और वो सबसे ज्यादा वेग सेक्शन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है वो, जो अपन उसको आज अपन कंप्लीट करेंगे 2 क्लास लेने की वजह से। और उसके बाद कल से अपना पीडीपी भी फिर बड़ा इंटरेस्टिंग वाला पार्ट मतलब स्टार्ट होगा। कल से सेक्शन नंबर 36 से मजा आएगा आपको बेहतरीन। 35 थोड़ा सा वेग भी सेक्शन है और बोरिंग भी है। तो यहां देखिएगा क्या लिखा है, अबव डिडक्शन इज अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, पहली चीज। सेकंड चीज देखिए, सीओपी मतलब क्या? बेटा सीओपी का मतलब एक बार पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स। जो बिजनेस है ना, बिजनेस वाला बेटा जितने, ध्यान से सुनना यार, मैं एक एग्जिस्टिंग असेसी है, एग्जिस्टिंग असेसी न्यू बिजनेस ओपन कर रहे हैं, तो क्या वो भी एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है? उससे रिलेटेड खर्चे भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। यस, तो बेटा वहां पर आप सीओपी पता है क्या मानोगे? न्यू बिजनेस के लिए जो भी आपने फिक्स्ड एसेट खरीदे होंगे वो आपकी क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। न्यू बिजनेस के लिए जो भी आपकी क्या हो जाएगी यार? न्यू बिजनेस में जो भी आपने फिक्स्ड एसेट खरीदे होंगे वही आपकी क्या बनने वाली है? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। बात किस किस को क्लियर है? ये बात में बारीकी है। सीओपी मतलब क्या होने वाला है? सीओपी मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट ऑफ न्यू बिजनेस। किस किस को क्लियर है अच्छे से? अच्छा, सेकंड चीज देखिए, एक और चीज, सीई अपन को हर केस में देखना था या सीई सिर्फ अपन को इंडियन कंपनी के केस में देखना था? इंडियन कंपनी के केस में बेटा मैं आपको बता दूं, सीई का मतलब शायद आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो आपने कंपनी के अंदर कैपिटल एम्प्लॉय की है। बताइए मुझे, कंपनी के अंदर जो कैपिटल एम्प्लॉय करते हो, क्या आप उसे शेयर कैपिटल बोलते हो? अरे यस और नो? लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, यहां पर भेदभाव नहीं होगा। कंपनी के अंदर जो भी पैसा लगाया गया है, कंपनी के अंदर जो भी पैसा लगाया गया है लॉन्ग टर्म के लिए, वो सभी आपका क्या आने वाला है? कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब यार अपन पता है भेदभाव क्या करते हैं, अपन शेयर होल्डर का पैसा देखते हैं जनरली, लेकिन शेयर होल्डर का नहीं देखेंगे। कोई भी लॉन्ग टर्म पैसा जो कंपनी में इन्वेस्ट किया गया उसको आप क्या बोलोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि बेटा शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म होती है। यस, अरे यस और नो? एक सेकंड, शेयर कैपिटल क्या शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है और क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है? यस। आप मुझे बताओ, क्या डिबेंचर्स भी लॉन्ग टर्म होते हैं? यस। क्या लोन भी लॉन्ग टर्म हो सकती है? जरूरी नहीं है बेटा, लेकिन क्या हो सकती है? यस सर। अगर लॉन्ग टर्म लोन है तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? 8। सीधी सी बात है बेटा, कंपनी के अंदर जो भी पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्फ्यूज किया गया है उसको आप क्या बोलोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए एक बार डेफिनेशन पढ़िए, क्या लिखा है? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट और एक्सटेंशन ऑफ। आपको बेटा ये सेक्शन वैसे आपके लिए, इधर ध्यान से सुनिएगा, इस सेक्शन में आपको ये सीओपी ध्यान रखना है। सीओपी मतलब क्या? अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट। सीई मतलब क्या? कोई भी पैसा जो कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया गया है। क्लियर है आपको इतनी चीज? अच्छा मुझे बताइए, क्या रिजर्व एंड सरप्लस आएगा? बेटा मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स एक्चुअल चीजों को मानता है, रिजर्व एंड सरप्लस कोई एक्चुअल में होता ही नहीं है। आप मुझे बताओ ना, उसकी कोई आइडेंटिटी थोड़ी होती है यार। वो तो हम बोलते हैं कि हमारे पास इतने प्रॉफिट्स इकट्ठे हो गए, अगर मैं आपसे पूछ लूं दिखाओ कहां है, तो आप नहीं दिखा पाओगे मुझे। आप समझ रहे हो? आप उसको किसी चीज से वो नहीं कर सकते लिंक। आपको पता है रिजर्व एंड सरप्लस कैसे बनते हैं? ये 10 करोड़ की बिल्डिंग है, ये 40 करोड़ की हो गई, तो 30 करोड़ का रिजर्व बढ़ गया, तो उसकी खुद की आइडेंटिटी कुछ नहीं होती है, वो एक रिवोल्यूशन वगैरह की चीजें होती है, इस टाइप की चीजें होती है। तो बेटा इनकम टैक्स को नहीं मानता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए 4th पॉइंट में क्या लिखा है? रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा एक और चीज बेटा, यहाँ पर ये जो कंपनी आपको, यहाँ पर सरकार जो आपको बेनिफिट दे रही है ना सेक्शन नंबर 35 के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, बस लास्ट चीज बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको कंपाइल ही करवाऊंगा 35D, और ये कोई बहुत ज्यादा काम का आपका सेक्शन है नहीं। मैं आपको बस पहले से इसलिए मैंने नहीं बताया था क्योंकि आपको अगर मैं पहले से बता दूंगा तो आप फर्स्ट टाइम भी चीजों को नहीं ध्यान दोगे, और फर्स्ट टाइम ध्यान आपको देना बनता है हर चीज पर। मतलब सीए इंटर लेवल पे इसमें से बहुत ही रेयरली पूछा जाता है। सेक्शन 35D लिखा है ऑडिट इज मैंडेटरी। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये 35D का खर्चा है ना, एक बड़ा खर्चा हो सकता है। तो सरकार बोल रही है कि अगर आपको 35D क्लेम करना है तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या करवाना पड़ेगा यार? ऑडिट करवाना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है? ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर द ईयर इन विच सच एक्सपेंसेस इनकर्ड। जिस साल आपने खर्चा किया है, अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि अपन ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिस साल बेटा 2 करोड़ खर्च किए थे उस साल का अपन को क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट। लेकिन आगे पढ़िए क्या लिखा है? एक्सेप्ट कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। व्हाट डज इट मींस?
इसका मतलब है वैसे तो सभी एसएससी को ऑडिट करवाना है, लेकिन किसको करवाने की जरूरत नहीं है सर? अगर आप कंपनी हो या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इसकी वजह मैं आपको बता दूं बेटा, क्या कंपनी का ऑलरेडी ऑडिट कहाँ हो रहा है? इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर। तो वहां पर ऑलरेडी सीए इस चीज को वेरीफाई कर लेगा। और बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी ऑडिट होता है, इसलिए इन लोगों को क्या करवाने की जरूरत नहीं है, ऑडिट। तो एक बार एक काम करते हैं यार, एक थोड़ा सा वेग सेक्शन है, बोरिंग सेक्शन है। मतलब मुझे तो पता ही रहता है कौन सा सेक्शन बोरिंग है। सबसे बड़ी बात ये कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एक बार कंपाइल करेंगे, जितना मैं आपको बताऊंगा, जितना अभी अपन डिस्कस करेंगे, बस उतना आप लोग कोशिश करना कि ध्यान रख पाओ। तो यार ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन नंबर 35D में बेटा प्लीज ईमानदारी के साथ सुनिएगा, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन नंबर 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, पहली चीज तो आपको लॉजिकली क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब वो नहीं है जो आप कंपनीज एक्ट में समझते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या यार, न्यू एसएससी का कोई भी खर्चा है या फिर न्यू बिजनेस से रिलेटेड कोई भी खर्चा है, वो क्या कहलाएगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। सेकंड चीज, आपको डिडक्शन सेक्शन कौन सा है? 35D। कौन सा सेक्शन है बेटा? 35D। सेक्शन नंबर आपको याद रखना है, कौन सा सेक्शन है? 35 का D। और मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है कि अगर कोई सेक्शन 35 की D से स्टार्ट हो रहा है तो उस पर आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलेगा। बेटा यहाँ पर जो डिडक्शन मिलेगा हर किसी को मिलेगा नहीं, सिर्फ किसको मिलने वाला है? आप मुझे बताओ, अपने वालों को। और अपने वालों से आपका मतलब क्या होता है? रेसिडेंट। तो बेटा 35D का बेनिफिट सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है? ओनली टू रेसिडेंट। सेक्शन नंबर 35D का बेनिफिट सिर्फ रेसिडेंट। अभी इसके बाद अपन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ेंगे, इसको बस कंक्लूड कर लें। सेक्शन 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट को। अच्छा, रेसिडेंट को भी यहाँ पर सरकार ने 2 हिस्सों में बांट दिया। कौन कौन से हिस्से थे? पहला हिस्से में क्या आ रहा था? इंडियन कंपनी सर, इंडियन कंपनी। और सेकंड हिस्से में क्या आ रहा था? अदर। आपको पता है ज्यादा कोई फर्क नहीं है, एक छोटा सा फर्क है बस। यहाँ पर एक्चुअल को आप किससे कंपेयर करते हो? 5% ऑफ COP। व्हाट इज COP? अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स। What is COP? अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट। न्यू बिजनेस के असेट्स में जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको क्या बोलोगे आप? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अच्छा, इधर इंडियन कंपनी के केस में आप पता है क्या चेक करते हो? आप एक्चुअल लेते हो और यहाँ पर 5% ऑफ COP और CE में से हायर वाला लेते हो। पहले इसमें से हायर लेते हो और फिर इसमें से क्या लेते हो? लोअर। और बेटा COP का मतलब तो वही है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट, लेकिन CE का मतलब आपके लिए बहुत काम का है बेटा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, जो लॉन्ग टर्म अमाउंट जो कि कहाँ इन्वेस्ट किया गया है? कंपनी के अंदर। कोई भी लॉन्ग टर्म पैसा जो कंपनी में लगाया गया है उसको आप क्या बोलोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या रिजर्व एंड सरप्लस की औकात होगी यहाँ पर? उसकी कोई इज्जत नहीं है। ऑडिट आपको मैंडेटरीली करवाना पड़ेगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर यू ऑल। सबको क्लियर है ये चीज? बस एक चीज ध्यान से सुनना यार, अगर कभी इंस्टीट्यूट को इसमें पूछना हुआ ना तो इंस्टीट्यूट आपके मजे लेने आएगा यहाँ पर। वो पता है एग्जाम्पल देगा कि मिस्टर पुतिन है, वो बोलेगा मिस्टर पुतिन है और सेक्शन 35D का डिडक्शन दिलवाने की कोशिश करेगा आपसे और आप देकर आओगे एग्जाम में। आप समझ रहे हैं बेटा? वो सबसे बारीक पॉइंट पे ही आगे पूछेगा, रेसिडेंट एसएससी पे। अगर पूछा उसने तो पता है वो यही पूछता है, वो आपको पता है ऐसा ही कुछ दे देता है कि आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इनकर करे हैं, आप मिस्टर पुतिन है, मतलब आप नॉन रेसिडेंट है। तो आपको बस इतनी चीज तो बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान होना चाहिए कि रेसिडेंट एसएससी को इसका बेनिफिट मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। क्लियर है आपको ये सब बातें? चलिए इसके बाद बेटा अब एक काम का सेक्शन अपन स्टार्ट करेंगे, सेक्शन नंबर 35AD। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा चुन्नू सा सेक्शन है, इसको अपन कर लेते हैं VRS 35DDA। ये सेक्शन बेटा अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था, छोटा सा सेक्शन है, 1 मिनट का सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। 35DDA। पहली बात तो मुझे ये बताइए, क्या ये सेक्शन 35 के D से स्टार्ट हो रहा है? मतलब अगर डिडक्शन मिला तो क्या एक हिस्से में मिलेगा या 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला है? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो बेटा 35DD बात करता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, VRS। आपको पता है आप कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हो, आप जाओगे तो नए एम्प्लॉयज आएंगे यार, यस और नो? तो कोई सी कंपनीज आपको लालच देती है। लालच पता है क्या देती है? कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, हम आपको कुछ कंपनसेशन पे करेंगे। अरे ऑब्वियसली बात है यार, आप समय से पहले रिटायर हो गए तो क्या आपको कुछ अमाउंट मिलना चाहिए, यस और नो? तो बेटा कंपनी आपको क्या पे करती है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अकॉर्डिंग एक कंपनसेशन पे करती है। तो क्या उस कंपनसेशन का डिडक्शन मिलना चाहिए? आप मुझे बता दीजिए, क्या VRS जो कंपनी पे कर रही है उसका रिलेशन बिजनेस से है? यस। अरे हर किसी को थोड़ी VRS पे करते हैं बेटा, किसको करते हैं? एम्प्लॉय को। और एम्प्लॉय को जो भी पे कर रहे हैं वो किसी लिए कर रहे हैं यार? बिजनेस की वजह से। अरे यस और नो? तो बेटा जो भी आप VRS का खर्चा पे करोगे, मान लीजिए आपने अपने एम्प्लॉयज को 50 करोड़ रुपए का VRS पे करा, तो सरकार बोलती है हम आपको डिडक्शन देंगे, लेकिन एक बार में नहीं देंगे। कितनी बार में देंगे? 5 बार में। मतलब पहले साल 10 ले लेना, अगले साल भी 10 ले लेना, और अगले साल कितना लेते चलना? 10-10 करोड़। किस किस को ये सेक्शन क्लियर है? छोटा सा सेक्शन। आपको पता है दो छोटी सी बात बस ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो सेक्शन का नाम क्या है? सेक्शन 35DDA वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम।
सेक्शन 35 पीजीबीपी के सेक्शन याद रखवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आप उससे बेफिक्र रहना, है ना। सेक्शन नंबर 35 DDA से आप क्या समझोगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम सेक्शन आप भूल सकते हो, मैं आपको आज बता रहा हूँ ये सेक्शन का नंबर आप भूल सकते हो। सेक्शन नंबर 35 DDA वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है? यस, लेकिन एक बार में नहीं मिलने वाला, कितनी बार में मिलने वाला है? 5 बार। क्लियर है आपको ये बातें? चलिए, आपको पता है अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें बोला था 5 लाख रुपए कंपनी ने VRS में पे किया है, क्या डिडक्शन मिलेगा? और वो जो क्वेश्चन आया था ना, उसमें जो पीजीबीपी बना हुआ आया था, उसमें वो जो अकाउंटेंट था उसने 5 लाख रुपए पूरा एक साथ ले लिया था। तो आप पूरा एक साथ मिलना था या 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलना था? सिंपल सा आएगा। अगर आपको ये इतना सा भी, अगर छोटा सा तो सेक्शन ही है वो, जल्दी से पढ़िए इसको। क्या लिखा है बेटा? अमेलगमेशन में अपन एक ही एग्जांपल बार बार लेंगे, उससे अपन को क्लियर रहेगा। वोडाफोन प्लस आइडिया इज इक्वल टू वोडा आइडिया। अब बेटा ध्यान से सुनना सभी लोग, बड़ा लॉजिकल है। वोडाफोन ने 50 करोड़ इनकर किए थे। किसने इनकर किए थे? वोडाफोन ने। 2 साल का डिडक्शन, आप मुझे बताओ 50 करोड़ का इकट्ठा बेनिफिट मिला होगा या 10-10 लाख करके मिल रहा होगा? 10-10 लाख। 2 साल का डिडक्शन कौन ले चुका था? वोडाफोन। अब 3 साल का डिडक्शन लेना बाकी था, लेकिन वोडाफोन खत्म हो चुका है, आज तो कौन है? वोडा आइडिया। तो क्या बचा हुआ डिडक्शन वोडा आइडिया को मिलना चाहिए? यस। तो बेटा वही लिखा है, अगर अमेलगमेशन डीमर्जर हो जाता है तो रिमेनिंग डिडक्शन अगर कुछ बच गया, क्योंकि आपको किस्तों में मिल रहा था, तो किसको मिलेगा बेटा? न्यू वाले एसएससी को। ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, मत आपको कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब एक काम करिए, सब लोग का फोकस बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब अपन कुछ बहुत जी बोले, डीमर्जर के केस में भी ऐसे ही होगा बेटा। वो देखना पड़ेगा कि वो एम्प्लॉइज है वो किससे रिलेटेड है। हो सकता है वो डीमर्ज्ड वाली कंपनी से रिलेटेड हो तो पूरा उधर चले जाएगा। यहाँ पर 1-to-1 रिलेशन हो सकता है जी। वॉलंटरी रिटायरमेंट होता क्या है बेटा? देख, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी तुझे भगाना चाहती हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कंपनी को न्यू एम्प्लॉइज की जरूरत हो, या फिर वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को भगाना चाहती हो। वही हो सकता है यार, आप में हो सकता है टैलेंट हो, इसलिए कंपनी भगाना चाहती है। नहीं, वो कुछ भी वजह कुछ भी हो सकती है बेटा, वजह कुछ भी हो सकती है। बस कंपनी बेटा आपसे चाह रही, एक चीज बताइए, जनरली रिटायरमेंट की एज क्या 60 ईयर्स होती है? यस। अभी आप हो बेटा 40 साल के, लेकिन आपका टैलेंट है कि कंपनी आपको 40 साल में भगाना चाहती है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपको पता है ऐसे एम्प्लॉइज वगैरह को निकाल थोड़ी सकते हैं कि निकल जाओ तुम हमारे सामने से, ऐसा थोड़ी होता है। समझ रहे हैं मेरी बात बेटा? बड़े लेवल पे नहीं होता। आप मेरी कंपनी में आओगे, निकाल दूंगा मैं आपको लात मार के। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 40 साल आपने सर्विस दी है, अब कंपनी आपको निकालना चाह रही है, किसी वजह से निकालना चाह रही है, तो बेटा उसको, अब उसके पास पता है 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो वो पता है आपको गुस्से में निकाल सकती है लात मार के, जिसको बोलते हैं बेटा, उसके बदले में वो आपको पे करती है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। आप समझ रहे हो ना? आप नहीं निकलना चाहते, कंपनी ने बोल दिया निकल जाओ, हम नहीं रखना चाहते, तो बेटा वो जो कंपनसेशन होता है वो खतरनाक होता है। यहाँ पर ये जो है ना, ये है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। यहाँ पर आपकी कंसेंट है निकलने के लिए, मतलब आप भी चाह रहे हो निकलना, लेकिन आप पता है जब जा रहे हो तो जाते जाते कुछ लेकर जा रहे हो, है ना? आप जा रहे हो बेटा, कंपनी ने आपको ऑप्शन दे दिया। कंपनी में आपको बता दूं क्या करती है, बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन दे देती हैं कि आप खुद से रिटायरमेंट हो जाइए, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए, हम आपको कुछ कंपनसेशन पे करेंगे। तो हो सकता, आप सबको ऑप्शन दिया बेटा। पीछे आदित्य बैठा है, उसने सोचा कि हाँ उम्र तो हो ही रही है, तो उसने क्या ले लिया? वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो बेटा वो जो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के बदले में उसको 5 करोड़ रुपए मिले हैं। अब कंपनी को इस 5 करोड़ रुपए का क्या बेनिफिट मिलना चाहिए? यस, मिलना चाहिए। बस ये कि सरकार ने सेक्शन 35 DDA के अकॉर्डिंग उनको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बेनिफिट दिया है, इकट्ठा नहीं दिया। सिर्फ इतनी सी बात है बस। क्लियर है आपको? कायदे से बेटा आपको इकट्ठा भी मिलना चाहिए था, क्योंकि आपने पे करा है वो चीज, लेकिन सरकार आपको थोड़ा सा रुक के उसका बेनिफिट दे रही है। चलिए बेटा, अब इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट तो नहीं पूछना यार? 35, 35D, 35 DDA, लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे 35 AD का अपन। बड़ा सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अच्छा, एक चीज, ऐसा नहीं है कि आपको उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। आप मुझे बताइए कितने टाइप के बिजनेस होते थे अपने? सब लोग फोकस रखना बेटा, ये सेक्शन बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला, बहुत काम का इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने टाइप के बिजनेस होते थे? 3। एक काम करिए ना यार, मुझे बता दीजिए 3 कौन कौन से बिजनेस थे? सर फर्स्ट वाज नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल को क्या मैं ऑर्डिनरी भी बोल सकता हूं? नॉर्मल ऑर्डिनरी एक ही चीज होती है। फिर स्पेकुलेटिव, आवाज आई मुझे भीड़ में कहीं से, स्पेकुलेटिव जहां पर डिलीवरी ना हो, है ना? और तीसरा क्या था?
अच्छा, इन 3 में से आपको कितने पता थे ऑलरेडी? सर हमें नॉर्मल ऑलरेडी पता था, जो दुनिया में सभी लोग कर रहे हैं सर, वो बल्लू टी स्टॉल वाला भी क्या ही कर रहा है, नॉर्मल बिजनेस। अरे यस और नो? स्पेकुलेटिव दुनिया में हर कोई नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं सर। वो तो एक जस्ट एग्जांपल के इंट्राडे ट्रांजैक्शन इन शेयर मार्केट इज अ स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो स्पेकुलेटिव ये होता है। तीसरा होता है बेटा, तीसरा होता है स्पेसिफाइड बिजनेस। ध्यान से सुनिएगा, स्पेसिफाइड बिजनेस मैंने आपको बताया था, आप आगे पढ़ोगे। तो आज वो घड़ी आ गई है जब आप सेक्शन नंबर 35 एडी पढ़ने वाले हो। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जितने भी सेक्शन पढ़े हैं, मतलब इंपॉर्टेंट सेक्शन की अगर लिस्ट लगाऊंगा तो ये उन सेक्शन में टॉप 3 में आ जाएगा, सेक्शन नंबर 35 एडी। तो ध्यान दीजिएगा, सेक्शन नंबर 35 एडी, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाला है। 35 एडी बात करने वाला है स्पेसिफाइड बिजनेस की। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है नॉर्मल बिजनेस तो क्या होता है यार? एक दो एग्जांपल दे दो मुझे। टी स्टॉल, पान का ठेला, और क्या हो जाएगा बताओ मुझे? काय की? अरे यार ठेला और दुकान आप अलग अलग करूं क्या? सर एक सीए फर्म, एक टेक्सटाइल बिजनेस। अरे दुनिया में जितने भी बिजनेस होते हैं बेटा, रिलायंस वगैरह भी यही कर रहे हैं यार, नॉर्मल बिजनेस। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये सब क्या है? नॉर्मल बिजनेस। एपीटी, एपीटी इट इज अ बिजनेस। कौन सा बिजनेस है? नॉर्मल ऑर्डिनरी बिजनेस। अरे यस और नो? सेकंड बेटा, सिर्फ इतने एग्जांपल बहुत हैं। नहीं, अरे यार लो यार, आपकी डिमांड पे लो। लिख तो दिया था मैंने सीए फर्म यार। अरे सीए फर्म लो, खुश? हाँ तो ये सब लिख दूं फिर, रोजी लॉन्ड्री और ये और। अब बेटा ध्यान से, इधर ध्यान से सुनो। स्पेकुलेटिव मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब ऐसे बिजनेस जहां पर डिलीवरी ना होती हो। अच्छा, डिलीवरी का मतलब फिजिकल डिलीवरी से था क्या? नहीं, डिलीवरी का मतलब था किसी भी फॉर्म में कुछ भी डिलीवरी नहीं किया जा रहा है। अरे आपको पता है, ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपको बताऊं, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग ना तो मेरी है ना आपकी है। आपने शर्त लगा ली कि इस बिल्डिंग की वैल्यू अगले साल 5 करोड़ हो जाएगी। और शर्त लगाने से जो पैसा कमाया ना, वो भी आपको पता है स्पेकुलेटिव में आ सकता है, क्योंकि बिल्डिंग कोई बेची थोड़ी जाएगी, ये बिल्डिंग तो अपनी है ही नहीं। अरे ऐसा होता है मार्केट में बेटा, इसको अपन पता है, इसको आगे आप पढ़ोगे, छोड़ो इस चीज को। स्पेकुलेटिव मतलब क्या होता है? स्पेकुलेटिव मतलब ऐसे बिजनेस जहां पर क्या नहीं होती है यार? डिलीवरी नहीं होती है। मैंने तो आपको एक एग्जांपल बताया था, बस मुझे वो बता दें ताकि मुझे वो क्लियर रहे कि ऐसा ही कुछ होता है। एग्जांपल, इंट्राडे ट्रांजैक्शन इन शेयर मार्केट। बेटा फ्यूचर एंड ऑप्शन मैंने आपको बताया था शायद, इंट्राडे ट्रांजैक्शन इन शेयर मार्केट। फ्यूचर एंड ऑप्शन मैंने एक्सेप्शन में बताया था, वहां पर भी डिलीवरी नहीं होती, लेकिन वो एक्सेप्शन में थे। इंट्राडे ट्रांजैक्शन इन शेयर मार्केट आपके लिए मैं आपको बता दूं बेटा, स्पेकुलेटिव बिजनेस अभी आपके लिए काम का भी नहीं है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा भी नहीं है, बहुत गहराइयों से आपको पढ़ना है सीए फाइनल लेवल पर। अभी तो सिर्फ पता है आपको, सिर्फ इतना बस पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो लिख के दे देता है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है, अमाउंट लिख के दे देगा, आपको खुद ही बता देगा कि ये बिजनेस कौन सा है, स्पेकुलेटिव बिजनेस, इतना बस काम का है आपको। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल अलग होता है, स्पेकुलेटिव अलग होता है, और तीसरा कौन सा होता है? स्पेसिफाइड। अब बच्चे ध्यान से सुनिएगा, स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब, व्हाट डज वर्ड स्पेसिफाइड मींस? स्पेसिफाइड मतलब होता है हम स्पेसिफाई करेंगे। अरे स्पेसिफाइड का मतलब क्या होता है? किसी ने उसको स्पेसिफाइड किया हुआ है। अरे यस और नो? स्पेसिफाइड मतलब कुछ खास है यार, जिसको बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन नंबर 35 14 बिजनेसेस की बात करता है, वो स्पेसिफाइड बिजनेस है। 14 बिजनेसेस का नाम लेके उनको क्या किया गया है? मोदी सरकार ने उनको क्या किया है बेटा? स्पेसिफाइड। आप समझिएगा मेरी बात को, 14 स्पेशल बिजनेस। आप अभी लिस्ट पढ़ोगे और लिस्ट अपन को याद करना पड़ेगी, मैं आपको याद करवाऊंगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप लिस्ट पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्यों वो स्पेसिफाइड है। सबसे पहली चीज बेटा देखिए, सबसे पहली चीज सेक्शन नंबर 35 बेटी स्पेसिफाइड बिजनेस। अच्छा यहां पर आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको नाम देखना है बेटा। क्या लिखा है? सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी। अच्छा नाम भी आप पता है, आप फोकस करोगे बोल्ड वाले पॉइंट्स पर। देखिए क्या लिखा है? सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी। बोल्ड में आपको क्या लिख रहा है? कोल्ड चेन फैसिलिटी। पक्के में बेटा ध्यान से सुनना। अच्छा अपन बात करेंगे कोल्ड चेन फैसिलिटी पे। सेकंड देखिए क्या लिखा है? वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बच्चे ध्यान से सुनना, मैं आपको बता दूं, ये हमारे इंडिया की कहानी है कि यहाँ पर कितना ही टन ऑफ गेहूं, कितना ही टन ऑफ गेहूं, क्योंकि उसको रखने के लिए जगह नहीं होती, पानी गिरता है और वो खराब हो जाता है। कितना ही टन ऑफ गेहूं पता है खराब हो जाता है, और उसकी वजह पता है क्या होती है? हमारे पास क्या नहीं है? वेयर हाउसेस। मतलब ऐसा नहीं है कि वेयर हाउस नहीं है, वेयर हाउस बहुत हैं, लेकिन हमारे पास फसल उससे ज्यादा है, मतलब सफिशिएंट नहीं है।
तो यार देखिए क्या लिखा है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आप समझिए मेरी बात को, बेटा ध्यान से सुनना, सभी लोग फोकस के साथ सुनेंगे अच्छे से। सेक्शन 30 मास सर फुल की, तो बेटा ध्यान से सुनना, स्पेसिफाइड बिजनेस पक्के में, स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर ऐसे बिजनेस आने वाले हैं जहां जो सरकार चाहती है कि आप करो। आपको पता है स्पेसिफाइड बिजनेस, हर किसी बिजनेस को सरकार स्पेसिफाई करेगी नहीं बेटा। सरकार चाहती, जिस बिजनेस की सरकार को जरूरत होगी ना इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, सरकार उसको क्या करने वाली है, स्पेसिफाइड। जैसे कि बेटा एक तो उसने क्या कर दिया, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और उससे पहले क्या करा था, कोल्ड चेन फैसिलिटी। ये बेटा कोल्ड चेन फैसिलिटी भी ये वेयर हाउसिंग जैसा ही होता है, कोल्ड के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, वो वेजिटेबल्स वगैरह जो होते हैं ना, हाँ मतलब वो चीजें खराब ना हो, मतलब इससे ही रिलेटेड है, वो भी इससे ही रिलेटेड। तो यार अभी तक मैंने आपको 2 बिजनेस बताए, सेक्शन नंबर 3580 स्पेसिफाइड बिजनेस। बेटा आप सब लोग फोकस करेंगे, पहला बिजनेस क्या है, कोल्ड चेन फैसिलिटी, सेकंड क्या है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। काम की चीजें, इसलिए प्लीज बच्चे, सभी बच्चे फोकस करें। फर्स्ट इज कोल्ड चेन फैसिलिटी, सेकंड इज वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बच्चे आपको इतनी बात अभी तक समझ आ जाना चाहिए कि इन बिजनेसेस की जरूरत है, इसलिए सरकार आपको पता है लालच दे रही है। अच्छा मैं लालच बता दूं ना, फिर आपको समझ आएगा कि क्या लालच क्या है। बेटा लालच ये है कि आप मुझे बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिलता है क्या? रेवेन्यू का ऑलरेडी कितना मिलता है बेटा, 100%। लेकिन कौन से वाले पे आपको डेप्रीसिएशन मिलता था, कैपिटल। कैपिटल पे आपको क्या मिलता था, डेप्रीसिएशन। सेक्शन 35 बोलेगा भाड़ में जाए डेप्रीसिएशन। अगर आप मेरे कहने पे मेरा वाला बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी कितना बेनिफिट दूंगा, 100% डिडक्शन आज के आज। इट इज जस्ट सिमिलर टू सेक्शन नंबर 35। सेक्शन 35 में भी तो यही पढ़ा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको क्या मिलने वाला था, 100% डिडक्शन। तो बेटा सेक्शन 3580 में सरकार आपको लालच दे रही है कि आप इन 14 बिजनेसेस में से कोई बिजनेस करिए, हम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे। और एक्स्ट्रा बेनिफिट आप समझ रहे हैं क्या है, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% क्या मिलने वाला है, डिडक्शन। तो फर्स्ट बिजनेस कोल्ड चेन फैसिलिटी, सेकंड वाज वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तीसरा बिजनेस बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा वो ऐसा कुछ खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे 14 पॉइंट अपन को याद रखना पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, आप मुझे बताओ क्या हम पेट्रोल दुबई से लेके आते हैं, यस और नो? तो बेटा हम पेट्रोल लेके आते हैं शिप्स के अंदर। अगर हम वहां पर एक पाइपलाइन बना दे दुबई से लेके इंडिया तक और पेट्रोल उसके थ्रू आने लगे तो क्या उसमें आसानी हो सकती है? अरे यस और नो? तो देखिए क्या लिखा है, लेइंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। आप क्या बिछा दो, आप पेट्रोलियम, आप क्या बिछा दो बेटा, पेट्रोल क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बिछा दो आप इंडिया के बाहर, मतलब क्रॉस कंट्री। तो हम आपको क्या मानेंगे उस बिजनेस को, स्पेसिफाइड बिजनेस। बच्चे अगर स्पेसिफाइड मान लेंगे तो आपको पता है क्या फायदा आपको मिलने वाला है, आपको 100% डिडक्शन मिलने वाला है ऑफ ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट फॉर लैंड। अच्छा एक सेकंड, ऐसा तो मैंने आपको बताया नहीं कि लैंड को छोड़कर लैंड का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर पूरे पीडीपीपी में लैंड का डिडक्शन देने की किसी सेक्शन की औकात ही नहीं है। लैंड का डिडक्शन बच्चे कभी नहीं मिलेगा, सबको क्लियर है ये चीज? तो यार तीसरा क्या हो गया, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन। फोर्थ देखिए, अच्छा आपको पता है अपन लोग टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं आजकल, अरे यस और नो? अच्छा मुझे बताइए मिस्टर पुतिन जब इंडिया में आएंगे तो क्या अपन उन्हें एपीटी की बिल्डिंग में रुकवाएंगे, 5 स्टार एपीटी? नहीं, क्या आपको बेटा इधर ध्यान से सुनना, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब इंडिया के बाहर से लोग आएंगे बेटा उनकी जिंदगी थोड़ी स्टैंडर्ड वाली होती है ना, अपन तो ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो आप मुझे बताओ क्या उनको अपन को फैसिलिटीज देना पड़ेंगी इंडिया के अंदर, यस और नो? तो बेटा सरकार बोलती है कि आप पता है क्या खोलिए, आप होटल खोलिए, कौन सी, 2 स्टार और मोर। मतलब आप होटल, ऐसा नहीं बेटा कोई भी आपने होटल खोल ली, बस घर को आपने होटल में कन्वर्ट कर दिया, उसकी बात ही हो रही। क्या हो रहा है यार, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ होटल ऑफ 2 स्टार और मोर। अच्छा इसके बाद ध्यान से सुनिएगा आप सब बेटा, सभी चीजों की वजह है, सभी चीजों की लॉजिक है। सर हॉस्पिटल विद, अच्छा कोविड के टाइम पे आप लोग, कोविड के टाइम पे तो होंगे ही, मतलब 2-3 साल से तो ज्यादा ही रही होगी आपकी उम्र, तो आप मुझे बता दीजिए कोविड के टाइम पे क्या आप लोगों ने ऐसा देखा था कि बहुत सारे लोगों की डेथ सिर्फ इस वजह से हो रही थी कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे थे, यस और नो? मतलब कहीं ना कहीं बेटा हम पिछड़े तो हैं, क्या हमारे पास हॉस्पिटल्स की भी कमी है? यस। सरकार को भी बेटा ये चीज पता है, तो सरकार ने देखिए स्पेसिफाइड बिजनेस में 5th नंबर पे क्या डाल के रखा हुआ है, हॉस्पिटल विद 100 पेशेंट बेड और मोर। बेटा मिनिमम 100 पेशेंट बेड है, मतलब सर छोटा मोटे हॉस्पिटल की बात नहीं हो रही बेटा, किसकी बात हो रही है, कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटल हो तो ही आपको वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफाइड बिजनेस। अरे मान लीजिए कल को मैंने मेरा खुद का जो बेड है, कल को उसी पे मैंने एक अस्पताल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, तो क्या उसको आप 3580 का स्पेसिफाइड बिजनेस मानोगे? नहीं। आप समझ रहे हो ना बेटा, एक बेड की बात नहीं हो रही, कितने बेड की बात हो रही है, मिनिमम 100 पेशेंट बेड। किस किस को क्लियर है ये चीज? बेटा आपको बस अभी तक है ना इतनी बात सिर्फ समझ आना चाहिए, याद तो मैं अभी करवा दूंगा आपको, अभी सिर्फ आपको समझ आना चाहिए कि कुछ खास बिजनेस है जो सरकार आपसे करवाना चाहती है
और सरकार आपको लालच दे रही है कि हम आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या देने वाले हैं, 100% डिडक्शन। एक काम करें ना यार, अब याद करने का टाइम आ ही गया है, तो 5 बिजनेस जो अपन पढ़ चुके हैं एक बार मैं इसको हटा देता हूं। प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा सेक्शन नंबर 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस। फर्स्ट इज कोल्ड चेन फैसिलिटी, सेकंड इज वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, थर्ड इज क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, फोर्थ इज होटल विद 2 स्टार और मोर, हॉस्पिटल विद 100 पेशेंट बेड्स और मोर। एक बार वापस से, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, होटल विद 2 स्टार और मोर, हॉस्पिटल विद 100 पेशेंट बेड और मोर। इतना क्लियर है बेटा? याद मैं करवा दूंगा आपको, याद की टेंशन मत लेना, पूरा पीडीपीपी मैं आपके ग्रिप में ला दूंगा। आप सिर्फ क्लास अटेंड करते जाइए, आपको नहीं पता आप कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मतलब आपका क्लास में रहना सफिशिएंट है मेरे लिए। चलिए पॉइंट नंबर 6, हाउसिंग डेवलप। अच्छा एक सेकंड, क्या सबके पास अपना घर होना चाहिए? पक्का? सोच लो, पलटना मत बाद में। तो बेटा देखिए क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 6 पे लिखा है हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम डेवलपमेंट स्कीम। अच्छा एक सेकंड, स्लम आपने नाम तो कोविड के टाइम पे सुना होगा, वो मुंबई में एक बहुत बड़ा एरिया था, क्या नाम था उसका? धारावली। हाँ धारावली, धारावी, ओके। अरे तो बेटा उसको, एक सेकंड मैं आपको एक चीज, एक फैक्ट बता दूं उस, हाँ धारावी बेटा, वो आपको पता है वहां पर वो 4-4, 5-5 मंजिल की झुग्गियां बनी है। अपने यहाँ घर होते हैं, वहां झुग्गियां हैं 5-5 मंजिल की। तो बेटा वो झुग्गियां भी मतलब वैसी नहीं है, आप उसको सिर्फ वैसा मत समझना, अपन जैसा ही है वो भी। नहीं सही में वहां पर बहुत करोड़पति लोग रहते हैं, मतलब बहुत, क्योंकि मुंबई में तो वैसे भी हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम डेवलपमेंट स्कीम। बेटा आप स्लम एरिया को डेवलप कर रहे हो, नए नए घर बना रहे हो। हाउसिंग प्रोजेक्ट, आप किस प्रोजेक्ट के अंदर आप घर बना रहे हो बेटा, किस प्रोजेक्ट के अंदर? स्लम डेवलपमेंट स्कीम। क्या वो भी एक अच्छा काम है? यस। तो सरकार ने बेटा सेक्शन 35 AD के अंदर उसको भी क्या देकर रखा है, स्पेसिफाइड बिजनेस की मान्यता। इसके बाद देखिएगा 7th वाला, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। एक सेकेंड, हर इंसान के पास घर होना चाहिए, लेकिन यार 2-2 करोड़ के, 5-5 करोड़ के घर बिकेंगे तो हर इंसान खरीद पाएगा क्या? नहीं। 20 लाख 30 लाख के भी घर होना चाहिए, तभी हर इंसान खरीद सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब कम कीमत पे घर मिलना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, तो ही खरीद पाएंगे। तो बेटा सरकार ने एक स्कीम बनाई थी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम नाम की। अगर कोई बिल्डर बेटा हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहा है अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, तो उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? स्पेसिफाइड बिजनेस का बेनिफिट। तो एक काम करिए ना, 7 पॉइंट हो चुके हैं अभी तक। कौन कौन से हो चुके हैं जल्दी से बताइए मुझे, अब आपको बताना पड़ेंगे मुझे पॉइंट्स। कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, होटल विद 2 स्टार और मोर, हॉस्पिटल विद 100 पेशेंट बेड और मोर। घर से रिलेटेड 2, स्लम डेवलपमेंट स्कीम, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। घर से रिलेटेड 2 हैं बेटा, स्लम डेवलपमेंट स्कीम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। इसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 8। अच्छा ये आपको कोई सीक्वेंशियली नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, वो जैसा आपको याद रह जाए। अब तो मैं बता रहा हूं आपको, ये याद भी रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके सामने अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 2 स्टार है तो आप समझ जाना कि वो नॉर्मल बिजनेस नहीं है, दैट इज स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, जस्ट लाइक सेक्शन नंबर 28 चार्जिंग सेक्शन, आपको इजीली हो जाएगा इस क्लास के बाद। 8th वाले पॉइंट में देखिए क्या लिखा है। अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8th वाले पॉइंट में क्या लिखा है? प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, व्हाट इज फर्टिलाइजर्स? बेटा पेस्टिसाइड नहीं, पेस्टिसाइड तो कीटनाशक होता है, पेस्टिसाइड नहीं, खाद है ना। फर्टिलाइजर मतलब खाद, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एग्रीकल्चर की। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। आपको पता है ये पॉइंट क्यों डला हुआ है? क्योंकि किसान है ना हर कभी ऐसे धरना देते रहते कि हमें खाद नहीं मिल रहा है, एसेट्रा एसेट्रा। तो प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया। पॉइंट नंबर 8 भूल सकते हो आप, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 आप भूल सकते हो बेटा, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया। इसके बाद किस किस ने पीडीपीपी खेला? वो पीडीपीपी नहीं खेला, पबजी खेला है। देखिए क्या लिखा है, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर डेपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन। बच्चे ध्यान से सुनना सभी लोग, क्या लिखा है यार देखिए, एक लिखा है इनलैंड कंटेनर स्टेशन और दूसरा लिखा है कंटेनर फ्रेट स्टेशन। बेटा शॉर्ट में इनको बोलते हैं ICD और CFS, इनलैंड कंटेनर स्टेशन और इनलैंड कंटेनर डेपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन। बेटा वो ये होते क्या है समझ लेना इसको अच्छे से। जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना, ध्यान से सुन लो बेटा एक बार, जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना तो आपको सामान भेजना है, मान लीजिए रशिया, तो आपको पता है सामान डायरेक्टली रशिया नहीं जाता है, पहले जाता है पोर्ट या फिर एयरपोर्ट। अरे पोर्ट मतलब जो शिप का होता है और एयरपोर्ट मतलब जो एरोप्लेन्स का होता है। तो पहले आपका जो भी प्रोडक्ट होता है वो कहाँ जाता है बेटा, या तो पोर्ट पे जाता है या तो एयरपोर्ट पे। मैं आपको बता दूं वहां पर है ना सामान को रखने के लिए बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनलैंड कंटेनर स्टेशन या फिर कंटेनर फ्रेट स्टेशन।
आपके सामान की सेफ्टी के लिए बेटा बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं। कहाँ पर होते हैं बेटा? पोर्ट्स में, एयरपोर्ट में होते हैं। कभी कभी आपको पता है, जैसे मान लीजिए बेटा हमारा कौन सा एयरपोर्ट है ये? हाँ, तो यहाँ पर मान लीजिए राजा भोज एयरपोर्ट में जगह कम पड़ गई, मान लीजिए राजा भोज एयरपोर्ट में जगह कम पड़ रही है, मतलब उसमें सामान नहीं रखा पाता है, तो एयरपोर्ट वाले क्या करते हैं, थोड़ा 10-20 किलोमीटर दूर मतलब एक जगह ले लेते हैं, वहां पर क्या बना लेते हैं अपना इनलैंड कंटेनर स्टेशन या फिर कंटेनर फ्रेट स्टेशन। उसी की बात हो रही है। तो अगर कोई इनलैंड कंटेनर स्टेशन बनाता है या कंटेनर फ्रेट स्टेशन बनाता है, सामान को रखने के लिए जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं ना, बॉक्सेस टाइप के, वो उसकी बात हो रही है, तो उस पर भी आपको क्या मिलने वाला है? 100% डिडक्शन। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद वाला पॉइंट लड़के बताएंगे मुझे, बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बीज, हनी एंड वैक्स। बी कीपिंग मतलब क्या समझते हैं आप? बी कीपिंग, एक क्लास में किसी बच्चे ने बोला था मधुमक्खी पालन। हाँ, सही बोला था, मतलब उसने वो वर्ड बताया था। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ बीज, हनी, हनी मतलब क्या? शहद, एंड वैक्स, वैक्स भी शायद उसी से बनता होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये किससे रिलेटेड पॉइंट दिख रहा है आपको? मधुमक्खी से रिलेटेड। ये किससे रिलेटेड दिख रहा है बेटा? बीज से रिलेटेड। तो क्या लिखा है? बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बीज, हनी एंड वैक्स। एक काम करिए ना, मैं आपको 2 पॉइंट्स और बता देता हूं, इसके बाद आप मुझे पूरे पॉइंट्स बताने वाले हैं। जल्दी से ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एक तो हो गया बी, अभी अपन ने कौन कौन से पढ़े? प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, फिर आपने क्या पढ़ा है? इनलैंड कंटेनर स्टेशन या फिर कंटेनर फ्रेट स्टेशन, फिर आपने क्या पढ़ा है बेटा? प्रोडक्शन, बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी बीज। आप तो बी कीपिंग याद रख लेना, उससे आपको क्लियर रहेगा बी कीपिंग। अच्छा, इसके बाद है एक और, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। एक सेकंड बेटा, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी तो ऑलरेडी पढ़ चुके थे अपन। कहां पढ़ा था? वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यहां पर क्या लिखा है? वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर। मतलब बेटा 2 वेयर हाउस हो गए, 2 वेयर हाउस हो गए, एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? शुगर। अच्छा, घर भी कितने हो गए? 2, एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम और दूसरा कौन सा स्कीम? स्लम डेवलपमेंट स्कीम। इन चीजों से याद रहेगी अपन को चीजें। अच्छा, इसके बाद 12, पॉइंट नंबर 12 पढ़िए, क्या लिखा है? स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। बच्चे इस पॉइंट को समझना, इस पॉइंट के बाद आपको मुझे बताना पड़ेगा पार्टिसिपेट करके। स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, व्हाट इज आयरन ओर? नहीं, आप मुझे बताओ, क्या आयरन को पिघला देंगे तो आयरन ओर ही बनता है क्या? अरे इधर ध्यान से सुनो बेटा, आयरन ओर जो रहता है ना, उसी से पूरा लोहा बनता है। तो क्या वापस से लोहे को पिघला के वो बनाया जा सकता है? अच्छा, नहीं है पॉसिबल, मुझे नॉलेज नहीं है इस सब की। तो देखिए क्या लिखा है? स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। बेटा मान लीजिए, ध्यान से सुना यार, हमारा कितना बड़ा इंडिया है। मान लीजिए चेन्नई के अंदर हमारे पास लोहे की खदानें हैं, है ना? लोहे की भी वो होती है यार, हाँ, लोहे की माइन होती है। कहाँ पर है? चेन्नई में। और हमें लोहे की जरूरत है महाराष्ट्र में। तो उसको लेकर आना एक बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत मेहनत वाला काम है, मतलब उसकी कॉस्ट बहुत पड़ जाती है और बड़ी मुश्किल से वो आता है। तो उसके लिए पता है सरकार क्या चाहती है? आप क्या बना लें? पाइपलाइंस बना लें और उसको आयरन ओर के फॉर्म में क्या करें? आयरन ओर के फॉर्म में आप उसको क्या करें बेटा? ट्रांसपोर्ट करें। तो क्या लिखा है यार? स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। मेरा आप इससे एक क्वेश्चन है, कितनी पाइपलाइन आप पढ़ चुके हो अभी तक? 2। फर्स्ट वाज क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। आपको पता है ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आप लिंक कर पाओ। वेयर हाउस कितने पढ़े आपने? 2। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, शुगर। घर भी आपने कितने पढ़े? 2। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, स्लम डेवलपमेंट स्कीम। एक काम करते हैं यार, जब इतना पढ़ लिया है, एक काम करते हैं, पहले तो इतना बता दो एक बार। सेक्शन नंबर 35 इट स्पेसिफाइड बिजनेस। कुछ बिजनेस स्पेसिफाइड है, मैंने आपको कुछ बिजनेस स्पेसिफाइड है। कितने बिजनेस है? 14 बिजनेसेस आपके क्या है? स्पेसिफाइड। कौन कौन से यार? कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बेटा एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए अपना। क्लास में किसी ना किसी को तो पता होगा कोई सा पॉइंट। तो फर्स्ट इज कोल्ड चेन फैसिलिटी, सेकंड इज क्रॉस, अच्छा, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, थर्ड इज क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्ट, ओके, फोर्थ होटल विद 2 स्टार और मोर, हॉस्पिटल विद 100 पेशेंट बेड और मोर, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम डेवलपमेंट स्कीम, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, इनलैंड कंटेनर स्टेशन, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, बी कीपिंग, और 11th हमने क्या पढ़ा था? 11 हमने क्या पढ़ा था? स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और एक कोई सा छूट रहा है मेरे साथ, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर।
वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर। तो 2 पॉइंट और देख लेते हैं, 2 पॉइंट्स और जल्दी से। सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक चिप होती है बेटा, क्या लिखा है? सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। पॉइंट नंबर 13 आप ध्यान रखना, सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इन पॉइंट नंबर 14 न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो पॉइंट नंबर 13 आप क्या याद रखोगे? जल्दी से बताओ मुझे, पॉइंट नंबर 13 क्या याद रखोगे? सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एंड पॉइंट नंबर 14 न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। कौन सा था? 3580 स्पेसिफाइड बिजनेस। व्हाट वाज स्पेसिफाइड बिजनेस? गवर्नमेंट ने कुछ 14 बिजनेसेस थे जिनको क्या करा था? स्पेसिफाइड। अच्छा, आपको ये लॉजिक तो क्लियर हो ही गया होगा कि स्पेसिफाइड करने की जरूरत क्यों थी? गवर्नमेंट आपको इनकरेज कर रही थी, मोटिवेट कर रही थी। गवर्नमेंट चाहती थी कि आप बेटा उन 14 बिजनेस में से कोई भी बिजनेस करें। सर प्लीज 6 to 1 पॉइंट रिपीट कर दीजिए। आई हैड नेटवर्क इश्यू सो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। ओके, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, वो समझने का उसमें कुछ नहीं है बेटा, आप बस उसको याद रखना। अभी मैं आपको रिपीट करवाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा, उसमें आप ध्यान रखना। सेक्शन नंबर 3580 स्पेसिफाइड बिजनेस। तो यार जो 14 बिजनेसेस है कहाँ है? आप मुझे नाम बता सकते हैं क्या? फर्स्ट वाज कोल्ड चेन फैसिलिटी, सेकंड वाज वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, थर्ड वाज क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, फोर्थ वाज हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑफ, नहीं एक सेकंड, होटल विद 2 स्टार और मोर। अच्छा, फिफ्थ था हॉस्पिटल विद 100 पेशेंट बेड और मोर। अब हाउसिंग स्कीम अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, हाउसिंग स्कीम अंडर स्लम डेवलपमेंट स्कीम, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, इनलैंड कंटेनर स्टेशन, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, प्रोडक्शन ऑफ बी कीपिंग, यस और नो, ट्रांसपोर्टेशन, एक सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर, सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सैलरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और लास्ट वाज न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो यार कितने बिजनेस है? 14। बच्चे ध्यान से सुनना सभी लोग, आपको पता है ये 14 बिजनेसेस वापस से सेक्शन नंबर 3580, क्योंकि बेटा मेन जो सेक्शन है वो आपको ये 14 बिजनेसेस ध्यान रखने, सेक्शन नंबर 3580। अच्छा एक सेकंड, आप तो प्लीज मुझे ये बता दीजिए, सेक्शन नंबर 3580 अपन इतना स्पेशल सेक्शन क्यों पढ़ रहे थे? बेनिफिट क्या था? आपको पता है रेवेन्यू खर्चों का डिडक्शन 100% हर कोई देता है। सेक्शन 3580 क्या बोला था? मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी 100% डिडक्शन आज के आज दूंगा। बेटा आपको पता है नगद डिडक्शन दे रहा था, मतलब आज आपने खर्चा करा तो ये आपसे क्या बोला था? आज आप क्या भी ले लो डिडक्शन। कायदे से आप मुझे बताइए, बिल्डिंग आपने खरीदी 100 करोड़ की, क्या उसका डिडक्शन आज मिलना चाहिए था या उस पर डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था? उस पर क्या मिलना चाहिए था बेटा? डेप्रिसिएशन। लेकिन 3580 बोल रहा है ये बिल्डिंग आपने होटल के लिए खरीदी ना, 2 स्टार और मोर, स्पेसिफाइड बिजनेस है ना, तो आप एक काम करिए, इस बिल्डिंग का डिडक्शन आज के आज ले लीजिए पूरे 100 करोड़ रुपए का। किस किस को बात क्लियर है? बेनिफिट क्या है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो दुनिया की सच्चाई है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ही बार में अलाउड होता था आज तक भी, वो आज भी एक ही बार में अलाउड है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर आज तक एक बार में अलाउड नहीं होता था। सेक्शन 35 की सीरीज के कुछ सेक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर को 100% आज के आज अलाउड करवा रहे हैं, जैसे कि सेक्शन 35 एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, और सेक्शन 3580 कौन सा है? 3580 स्पेसिफाइड बिजनेस। कौन कौन से 14 बिजनेसेस स्पेसिफाइड है? जल्दी से बताइए मुझे, कौन कौन से स्पेसिफाइड बिजनेस है? बच्चे ध्यान से सुनना, बड़े प्यार से, बड़े सिंपल वे में, क्योंकि अपन को याद करना है। कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर पेट्रोल वगैरह के लिए, होटल कौन सी वाली? 2 स्टार, हॉस्पिटल कौन सा वाला? 100 पेशेंट बेड, हाउसिंग प्रोजेक्ट में 2 थे, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, स्लम डेवलपमेंट स्कीम। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, कोचिन की नहीं, इनलैंड कंटेनर स्टेशन और कंटेनर फ्रेट स्टेशन, इनलैंड कंटेनर स्टेशन और कंटेनर फ्रेट स्टेशन। अच्छा, बी कीपिंग, क्या बोला था? मधुमक्खी पालन, और बेटा और क्या था? ट्रांसपोर्ट, स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर। बेटा एक जो आप भूल जाओगे, पक्के में भूलोगे, सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एक चिप होती है यार, एक चिप होती है सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और लास्ट में पता है क्या है? न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। लास्ट में है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अच्छा एक चीज बताइए, वैसे आप लोग के लिए रेलेवेंट नहीं है, सुनना मेरी बात, वैसे आप लोग के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आपको क्या पता है व्हाट इज कोल्ड चेन फैसिलिटी? आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन क्या आपको ये पता है कोल्ड चेन फैसिलिटी क्या होती है? सर ये जो वेयर हाउस है ना, यही कोल्ड वाला वेयर हाउस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड चेन फैसिलिटी। अच्छा क्या आपको वेयर हाउस पता है क्या होता है? हर किसी वेयर हाउस की बात हो रही है, एग्रीकल्चर के लिए बनाया है। अच्छा, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, एक पाइपलाइन बिछाई गई है 2 कंट्री के बीच में, किस पर्पस के लिए? पेट्रोलियम। या फिर बेटा एक होटल है, होटल कौन सी वाली है? 2 स्टार और मोर। अरे मिस्टर पुतिन इंडिया आ तो जाएंगे, उनको ठहराओगे कहां पर? 2 स्टार और मोर में।
इसके बाद बेटा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ध्यान से, आपको पता है कोविड के टाइम पे नेसेसिटी थी, तो हॉस्पिटल कौन से वाले, छोटे मोटे या बड़े हॉस्पिटल? सर ऐसे हॉस्पिटल जिनकी कैपेसिटी 100 पेशेंट बेड या उससे ज्यादा हो। इसके बाद बेटा हाउसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड दो, फर्स्ट वाज स्लम डेवलपमेंट स्कीम। व्हाट वाज स्लम डेवलपमेंट? झुग्गी को डेवलप करके उसको एक किसी एरिया में डेवलप कर रहे हैं, यस और नो, उसको क्या बोलेंगे बेटा? स्लम डेवलपमेंट स्कीम। अच्छा, व्हाट वाज अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम? सस्ते सस्ते घर बनाइए ताकि सब लोग घर को अफोर्ड कर पाए, उसको आप क्या बोलोगे? अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर घर बनाए। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, व्हाट वाज फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर में आपने मुझे बताया था खाद। किसी ने मुझे एक बहुत शानदार आंसर दिया था, सर वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। किसने आंसर दिया था प्रोडक्टिविटी वाला? अच्छा, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है फर्टिलाइजर्स। इसके बाद बेटा इनलैंड कंटेनर स्टेशन, इनलैंड कंटेनर स्टेशन, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, इसकी जरूरत कहां थी आप मुझे बताइए? एक्सपोर्ट करने के लिए। जब आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते थे तो आपको इनलैंड मतलब बहुत बड़े बड़े डिपोज के अंदर क्या रखना होता है? सामान। तो उन्हीं की बात हो रही है बेटा, इनलैंड कंटेनर स्टेशन और कंटेनर फ्रेट स्टेशन। इसके बाद बेटा बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, आपको ऑलरेडी क्लियर है। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी किसका? ऊपर था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नीचे क्या है? शुगर। आपको मैं बता दूं बेटा, शुगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होती है, गन्ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, गन्ने से शुगर बनती है, शुगर इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और फिर क्या है बेटा? स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। अपन आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन अगर बना रहे हैं, स्लरी पाइपलाइन, तो वो भी आपके क्या है? स्पेसिफाइड बिजनेस। फिर बेटा ये सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये क्या है आप मुझे बता दीजिए जल्दी से। ये क्या है सर? ये चिप है। ये कोई सी चिप है जिसकी जरूर पक्के में जरूरत होती होगी और उसके कोई शॉर्टेज होगा, इसलिए उसको किसके अंदर रखा है यार? स्पेसिफाइड बिजनेस। और लास्ट में बेटा ये जो 14 है ना, इसको समझ लेना बेटा, सब लोग इधर ध्यान देना। सेक्शन नहीं, 14 वाला बिजनेस में क्या लिखा है? न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इधर ध्यान देवे। यहां पर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या होता है बेटा? न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का मतलब होता है, अच्छा आप मुझे बता दो ना, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी? आप मुझे बता दो व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। एक सेकेंड, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड होता है, यस वेरी गुड। मेट्रो, मेट्रो बन रही है यार, मेट्रो, वो भी क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये भी सब क्या है बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बच्चे ध्यान से सुनना, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मतलब ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ये रोड्स वगैरह, ये डैम्स वगैरह जो होते हैं ना, ये जो अपने देश को बेटा डेवलप कर रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे अपन? न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। नीचे डेफिनेशन है, अपने लिए रेलेवेंट नहीं है, आपको तो सिर्फ वर्ड ध्यान रखना है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो यार अब इधर ध्यान देंगे सब लोग बेटा, आप सब लोग ध्यान देना, यहाँ पर अपन आगे बढ़ने वाले और ये आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। सेक्शन का एक पार्ट क्या है, आपको वो 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस को ध्यान रखना है, जो कि आपको बेटा ऐसा ध्यान से सुनना है यार, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि सेक्शन 35 के स्पेसिफाइड बिजनेस की लिस्ट बता दो। हम सीए इंटर में, हम वो 11th 12th क्लास हमारे ऊपर से निकल चुकी है अब, जहां पर वो हमसे पूछता था लिस्ट दे दो स्पेसिफाइड बिजनेस की एक्सेट्रा। कभी ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आपको पता है सिर्फ क्या होगा, एक वो बिजनेस बता देगा कि एक मिस्टर माज हैं जो कि बेटा 5 स्टार होटल का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा क्या वो 5 स्टार होटल स्पेसिफाइड बिजनेस है। अगर बेटा वो स्पेसिफाइड बिजनेस होगी तो आप उस पर डेप्रिसिएशन की जगह जो भी एसेट होंगे उस पर 100% डिडक्शन क्लेम करोगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला कि लिस्ट बता दीजिए बेटा, लिस्ट तो आपको सिर्फ पढ़ के ही याद आ जाएगा कि ये कौन सा बिजनेस था स्पेसिफाइड। लेकिन कुछ कंडीशन है, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, फोकस करिएगा। फर्स्ट चीज बेटा लिखा है नॉट फॉर्मिंग बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। आप जो कर रहे हो ना वो आपका रिकंस्ट्रक्शन, आपको पता है व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन? किस किसने, एक सेकंड, अमेलगमेशन तो अभी हुआ नहीं होगा आपका, किसी ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नाम का टॉपिक पढ़ा है क्या? कहां पढ़ा है आपने? अच्छा पढ़ चुके क्या? वो कंपनी डूब रही होती है तो वो कंपनी को तोड़ देते हैं या कभी मरोड़ देते हैं, कभी डिवेंचर को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, कभी शेयर को इधर, समझना है यस और नो? उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देखिए क्या लिखा है यहां पर, लिखा है बेटा नॉट फॉर्मिंग बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपके पास एक होटल ताज थी, होटल ताज एक 5 स्टार होटल है, आपको पता होगा। आपने उस होटल 5 स्टार होटल को तोड़ के 2 होटल में कन्वर्ट कर लिया है। क्या ऑलरेडी आपकी 5 स्टार होटल को ही आप तोड़कर दूसरी होटल बना रहे हो? यस। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्प्लिटिंग। आप क्या कर रहे हो? स्प्लिटिंग कर रहे हो, या फिर बेटा आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो। मैं आपको बता दूं, अगर आप 35 AD का डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, बेनिफिट क्लेम करना चाहते हो, तो बेटा आपका जो बिजनेस है वो न्यू होना चाहिए।
आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए बच्चे? न्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऑलरेडी वही 5 स्टार होटल का बिजनेस कर रहे थे और आपने उसको तोड़ के उसी को 2 हिस्सों में कर लिया और अब आप बोल रहे हो कि मेरी 2 5 स्टार होटल है। नहीं, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये कुछ कंडीशन अपन पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, बिजनेस कैसा होना चाहिए? न्यू। सिर्फ आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, बिजनेस कैसा होना चाहिए बच्चे? आपका न्यू होना चाहिए। बिजनेस शुड बी न्यू। सेकंड चीज, सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप देखना गलती करेंगे अभी। सेकंड चीज में देखिए क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी कैसी होना चाहिए? न्यू। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी न्यू होना चाहिए, आप ऑलरेडी कहीं पढ़ चुके हो सर। सेक्शन नंबर 32 के अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन नाम की चीज पड़ी थी बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 लोगों को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता था, मैन्युफैक्चरर, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन। 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी सेकंड एंड पे नहीं मिलता था। आपको पता है 35 ADB क्या बोल रहा है? आप ले लीजिए मुझसे प्लांट एंड मशीनरी का बेनिफिट, लेकिन मैं आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी का बेनिफिट नहीं, न्यू प्लांट एंड मशीनरी का ही बेनिफिट दूंगा, ओल्ड का नहीं दूंगा। सिर्फ आपको कौन सी प्लांट एंड मशीनरी का बेनिफिट मिलने वाला है बेटा? न्यू का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर एक्सेप्शन लिखे, 2 एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन आप लोग पढ़ेंगे, मुझे बताएंगे, इंपोर्टेड ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी। व्हाट डज इट मींस? इंपोर्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? आप कहां से लेके आ रहे हो? इंडिया के बाहर से। आपको पता है कस्टम एक्ट बोलता है ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंपोर्ट की डेफिनेशन पढ़ोगे आप सीए फाइनल में, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। हमारी लैंग्वेज में इंडिया के बाहर से सामान लाने को क्या बोलते हैं बच्चे? इंपोर्ट। अब बच्चे ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? इंपोर्ट ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी इज एक्सेप्शन। दिस इज एक्सेप्शन नंबर 1। प्लीज समझिएगा बात को, बहुत काम की बातें अपन कर रहे हैं यहां पर। एक्सेप्शन 1, इंपोर्टेड ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी। बताइए मुझे इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो जल्दी से? सर अगर इंडिया के बाहर से मशीन लेके आ रहा है ना, तो भले ही सेकंड हैंड चल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इंडिया से खरीदी तो क्या होना चाहिए? न्यू। मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, इन दोनों पॉइंट को साथ में रीड करूं तो, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं साथ में रीड करूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि फर्स्ट टाइम यूज इन इंडिया? अरे इंडिया के बाहर भले यूज हो चुकी है, वो इंडिया में तो न्यू है। अरे फर्स्ट टाइम यूज इन इंडिया, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? अच्छा सेकंड ध्यान दीजिएगा बच्चे, प्लीज लिखना बंद कर दें यार। क्या लिखा है यार? बिजनेस कैसा होना चाहिए? न्यू। इससे सिंपल तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि बिजनेस न्यू होना चाहिए, बस खत्म बात। सेकंड क्या लिखा है? प्लांट एंड मशीन। एक सेकंड, बिजनेस न्यू होना चाहिए और प्लांट एंड मशीनरी के बारे में भी क्या लिखा है? इट शुड ऑल्सो बी न्यू। प्लांट एंड मशीनरी न्यू होना चाहिए वैसे तो लिखा है, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन नंबर 1 क्या लिखा है? अगर आपने इंपोर्ट करी है इंडिया के बाहर से प्लांट एंड मशीनरी, अगर सेकंड हैंड भी है तो चलेगी, इंडिया में तो नहीं है ना। अरे ये प्लांट एंड मशीनरी इंडिया में तो क्या है यार? न्यू। अच्छा सेकंड देखिए, सेकंड क्या बोला है? आप में से कोई बच्चा पढ़ के मुझे एक्सप्लेन करेगा सेकंड पॉइंट का मतलब? एक्सेप्शन नंबर 2, दिस इज एक्सेप्शन 1, दिस इज एक्सेप्शन 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं, ये जो पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं ये बहुत काम का है। मतलब जैसे बेटा आपके पास एक, सुनना मेरे पास, आपके पास 10 प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी वैल्यू है 100 करोड़। तो बेटा 10 को नहीं देखना, आपको देखना है 100 करोड़ का 20% तक, 20% तक आप कितनी कैसी ले सकते हो? ओल्ड। मतलब अगर आप 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो तो 20% मतलब 20 करोड़ रुपए की आप पुरानी मशीन खरीद सकते हो, चलेगा। लेकिन 80 करोड़ रुपए की मिनिमम आपको कैसी मशीन खरीदना पड़ेगी? न्यू मशीन्स। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा यहां पर ये ना इनकम टैक्स से अपनी बात से पलट रहा है। सबसे पहले तो इसने क्या बोला? प्लांट एंड मशीनरी कैसी होना चाहिए? न्यू। फिर आपको रिलैक्सेशन दे रहा है कि यार इंडिया के बाहर यूज कर चुके हो लेकिन इंडिया में वो न्यू है, तो बोला है चलेगा। और फिर क्या बोला है कि आपने टोटल 100 करोड़ की मशीन खरीदी है जिसमें से 20 करोड़ रुपए तक की पुरानी हो सकती है। मतलब 20 करोड़ 20% तक की वैल्यू उसकी क्या हो सकती है बच्चे? पुरानी हो सकती है। क्या आपको ये बात क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर हो, इस पॉइंट को बेटा जब आप अभी बुकलेट अपनी खोलोगे तो इस पॉइंट को आप इंपोर्टेंट मार्क करिएगा। और मैं आपको एक चीज इसमें लिखवाऊंगा जो आप गलती करने वाले हैं। अभी तो आप मुझे बताइए बेटा, ध्यान से सुनना, आप बहुत सारी कंडीशंस पढ़ने वाले, देखो आप इतनी सारी चीजें पढ़ने वाले हो, लेकिन मैं आपको बता दूं काम की चीज आपकी 4-5 होंगी बस, और बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें होंगी, इसलिए आप अभी लिखो मत, अभी आप समझ लो, क्योंकि आपको ये भी समझना है कि क्या काम का है। फर्स्ट पॉइंट में बेटा बिजनेस न्यू होना चाहिए, खत्म। सेकंड पॉइंट में क्या बोला? प्लांट एंड मशीनरी भी कैसी होना चाहिए? न्यू। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना पड़ेंगे। इंपोर्टेड ओल्ड चल सकती है और बेटा कैसी भी चल सकती है, ओल्ड 20% तक भी पुरानी चल सकती है। अब मैं आपको बता दूं आप कहां गलती करने वाले हैं। बेटा मैं आपको आज बता रहा हूं, आपने एक सेक्शन पढ़ा है 32 और आज आप एक सेक्शन पढ़ रहे हैं 35 AD। आप पता है क्या गलती करोगे बेटा? ध्यान से सुनना, अगर आप गलती नहीं करो तो मेरी गारंटी है कि आप गलती करोगे ही है, क्योंकि सभी बच्चे करते हैं। बेटा आपको पता है आपने 32 एडिशनल डेप्रिसिएशन में क्या पढ़ा था? प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू। और यहां पर आपने क्या पढ़ा? न्यू होना चाहिए, लेकिन विथ 2 एक्सेप्शन। आप पता है इसके जो 2 एक्सेप्शन है ना, इसको आप एडिशनल डेप्रिसिएशन में लगा दोगे, वो आपके मजे लेने के लिए डाल देगा कि आपने पता है इंपोर्ट करी थी मशीन, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन में वो आपसे बोलेगा
कि आपने इंपोर्ट करी थी इंडिया के बाहर, वो जापान में यूज हो चुकी थी मशीन, इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज हो रही है। एडिशनल डिप्रिसिएशन में रिलैक्सेशन था या नहीं था? एडिशनल डिप्रिसिएशन में रिलैक्सेशन नहीं था। मैं आपको आज याद दिला रहा हूं, मैं फिर भी बोल रहा हूं कि आप गलती करोगे। आप पता है क्या करोगे, आप सेक्शन 35 AD का ये जो एक्सेप्शन वाला पॉइंट है ना, इसको आप कहां लगा दोगे? एडिशनल डिप्रिसिएशन में, जबकि वहां पर ऐसा कुछ नहीं था बेटा, वहां पर वो पलटा नहीं था। एडिशनल डिप्रिसिएशन में न्यू मतलब न्यू, उसको तो भैया नई मतलब नई चाहिए। सबको क्लियर है ये चीज? तो वहां पर क्या लिखा था? प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू, खत्म बात। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? प्लांट एंड मशीनरी वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन विद 2 एक्सेप्शन कि 20% तक भी पुरानी चल सकती है, और बेटा इंपोर्टेड वाली भी कैसी चल सकती है? पुरानी। किस किस को ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है अच्छे से? चलिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा तीसरी चीज बेटा आपके काम की नहीं है। बेटा मैं आपके है ना, जो काम के आपके पॉइंट है वो भी मैं आपको मार्क करवाते चल रहा हूं। ये आपका पॉइंट बहुत काम का है। इसके बाद बेटा तीसरा वाला पॉइंट आपके काम का नहीं है, एक बार बता रहा हूं, बस सुन लो समझ लो, अगली बार सिर्फ रीड कर लेना। अगर बेटा आप क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बना रहे हो, आप मुझे बताओ क्रॉस कंट्री 2 कंट्रीज के बीच में पाइपलाइन बिछाना छोटी मोटी बात है या एक बड़ी बात है? तो सरकार बोल रही है अगर आप क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बना रहे हो ना, जैसे मान लीजिए आप रिलायंस हो, तो सरकार बोल रही है रिलायंस आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को भी उसको शेयर करने के लिए देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसमें सिर्फ आपका पेट्रोल आएगा, उसको आपको शेयर करने के लिए अदर मार्केट प्लेयर्स को भी उसको शेयर करने के लिए आपको देना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? बेटा दुबई से इंडिया तक अगर पाइपलाइन बनेगी तो एक ही बनेगी, ऐसा नहीं रिलायंस की अलग बन रही है, आईओसी की अलग बन रही है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? काम की नहीं है बेटा, कभी आपको टेस्ट नहीं करेगा इस चीज में, काम की नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं रेलेवेंट नहीं है। तो देखिए आपके सामने ये रेड कलर से लिखा है शेयर करना पड़ेगा। आपको क्रॉस कंट्री पाइपलाइन को बेटा दूसरों को शेयर करने को देना पड़ेगा। इसके बाद ये थर्ड पॉइंट आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। फोर्थ पॉइंट बेटा, फोर्थ पॉइंट ध्यान से सुनिए मेरी बात जी। हाँ हाँ, क्या लॉस होगा? मत करने दे फिर 35 AD का बेनिफिट लेने मत आना मेरे पास। 35 AD का बेनिफिट लेना है कंडीशन है बेटा। मैं तो बता रहा हूं ना, मैं तो आपसे क्या बता रहा हूं, सरकार ने सीधा सीधा बोल दिया इफ यू वांट टू क्लेम बेनिफिट ऑफ सेक्शन 35 AD आपको क्रॉस कंट्री पाइपलाइन को शेयर करना पड़ेगा, खत्म बात। आप समझ रहे हैं ना? अगर रिलायंस को इस चीज से ऑब्जेक्शन है तो रिलायंस को फिर 35 AD नहीं मिलेगा, खत्म। बेटा वो चार्जेस ले सकती है ना, चार्जेस ले सकती होगी, वो उसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम बताता होगा उसका क्या करना है। अपन तो सिर्फ इनकम टैक्स में बात कर रहे हैं कि आपको शेयर करने के लिए देना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं होगा कि रिलायंस अपनी पाइपलाइन बना रही है कोई अपनी बनाएगा, ऐसा नहीं होगा। फोर्थ बेटा, फोर्थ आपके लिए रेलेवेंट पॉइंट है। फोर्थ वाला पॉइंट आपको कुछ असेट पे, अभी अपन को पता है 35 AD में अपन क्या पढ़ रहे थे, आपको 35 AD में हम पढ़ रहे थे आपको 100% डिडक्शन मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का, लेकिन बेटा 3 चीजों पे नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना, 3 चीजों पे नहीं मिलेगा। अच्छा पहली चीज आपको ऑलरेडी पता है, फर्स्ट इज लैंड। आपको पता है लैंड पे क्या नहीं मिलेगा, आपको 100% डिडक्शन। लैंड पे 100% छोड़ो, 1 रुपए का भी आपको क्या नहीं मिलेगा, डिडक्शन। बेटा लैंड के अलावा है गुडविल। गुडविल आपको पता ही है क्या होती है, गुडविल बेटा एक इंटेंजिबल एसेट होता है। अच्छा तीसरी चीज है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मैं आपको बता दूं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आपको नहीं पता, और सीए फाइनल जब तक आप नहीं पढ़ोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं आपको बता दूं आपके लिए रेलेवेंट सिर्फ क्या है यहाँ पर, लैंड। कि वैसे तो बेटा आपको याद रख लेना, क्योंकि याद रखने वाली चीज है कि लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, 3 चीजों पे आपको 35 AD नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं एग्जाम में आपको कभी भी गुडविल की बात नहीं करेगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं करेगा, वो सिर्फ बात करेगा लैंड की। वो आपसे बोलेगा आपने 35 AD के बिजनेस में एक लैंड खरीदी है 2 करोड़ की, क्या 100% डिडक्शन ले लोगे? नहीं। अरे लोगे या नहीं लोगे? एक सेकंड में तो आपको लैंग्वेज में देता हूं ना, एग्जाम में वो ऐसा कुछ बोलेगा। वो बोलेगा आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है 2.5 करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर अमाउंटिंग टू 2.5 करोड़, और बच्चे वो इसमें बोलेगा इसमें से लैंड की वैल्यू है, इसमें लैंड है 2 करोड़ की। तो आप मुझे बताओ ना कितने का बेनिफिट मिलेगा आपको? सर 2.5 करोड़ टोटल खर्चा है, जिसमें से 2 करोड़ की क्या है, लैंड। 50 लाख रुपए जो बेटा 50 लाख रुपए जो डिफरेंशियल अमाउंट है ना, जो किसका होगा, अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको उस पर क्या मिलेगा, बेनिफिट। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपको बता रहा हूं बेटा लैंड वाला पोर्शन आप कभी नहीं भूलोगे, और लैंड वाला पोर्शन जरूर से वो एग्जाम में टेस्ट होगा, किसी ना किसी सेक्शन में वो पीडीबीपी के लैंड जरूर डालने वाला है। तो ये लैंड का हो जाएगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा फिफ्थ चीज अगेन आपके लिए रेलेवेंट है, कैश लिमिट 10,000। कहां पढ़ा था हमने कैश लिमिट 10,000? हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 43 सबसेक्शन 1। 43(1) में पढ़ा था कि भैया 10,000 से ज्यादा कैश में पेमेंट मत करना सिंगल डे के अंदर। बेटा इसका मेन सेक्शन आगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन आप इधर ध्यान से सुनो सब लोग।
बेटा आपको आज एक चीज, कुछ चीजें बेटा आपको अब तक है ना याद हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए कि लैंड का बेनिफिट कभी भी किसमें नहीं मिलेगा, पीजीबीपी के अंदर, पहली चीज। सेकंड चीज, पीजीबीपी में किसी भी खर्चे का डिडक्शन इफ यू वांट टू क्लेम देन इट मस्ट बी रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन। तीसरी चीज जो आपको पता होना चाहिए बेटा, मैंने आपको बताया था पूरे इनकम टैक्स की कहानी है कि इनकम टैक्स कभी भी आपको 10,000 से ज्यादा कैश में पेमेंट नहीं करने देगा, क्योंकि कैश मतलब ब्लैक मनी। इनकम टैक्स की नजरों में कैश बेटा, वैसे भी कैश मतलब सही में क्या होता है, ब्लैक मनी। तो इनकम टैक्स आपके ऊपर लिमिट लगाता है कि आप कोई भी खर्चा है ना 10,000 से ज्यादा कैश में मत, मतलब आप 10,000 से ज्यादा पेमेंट करो ही मत कैश में। इनकम टैक्स बेटा किसी ना किसी सेक्शन में आपको पकड़ लेगा बेटा, ये 43(1) में भी आप पढ़ चुके हो, 35(AD) में भी आप पढ़ रहे हो, और ऐसे कई सेक्शंस आपके सामने आएंगे, और लिमिट हमेशा कितनी रहने वाली है, 10,000। तो आप तो सेक्शन छोड़ो, सेक्शन जाए भाड़ में, आप तो एक चीज ध्यान रखो ना यार, कैश की लिमिट कितनी है इनकम टैक्स में, 10,000। आप पता है सबसे मेन सेक्शन इसका पढ़ोगे, सेक्शन 40A(3). जब आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर होगा, अब थोड़े दिन में अपन पढ़ने ही वाले 43, कल से पीजीबीपी अपना इंटरेस्टिंग वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है ऑनलाइन? सर बैंक से निकाल कर दे सकते हैं बेटा, बैंक से निकाल कर कैश दे रहे हो तो वो कैश ही है ना। अब बैंक से निकाल के दो या तिजोरी से निकाल के दो यार, एक ही बात है। अल्टीमेटली व्हाट दे वांट इज के ट्रैक हो। अभी तक अपन ने कितने पॉइंट पढ़े, 4 पॉइंट। बेटा प्लीज इधर फोकस करेंगे सब लोग यार, इधर फोकस करेंगे जल्दी से। पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा, बिजनेस न्यू होना चाहिए। सेकंड, प्लांट एंड मशीनरी भी न्यू होना चाहिए विद 2 एक्सेप्शन, इंपोर्टेड ओल्ड चल जाएगी और 20% तक भी ओल्ड चल जाएगी। तीसरा पॉइंट आपने क्या पढ़ा, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन आपको क्या करना पड़ेगी, शेयर। रेलेवेंट नहीं है आपके लिए, एग्जाम में नहीं पूछेगा वो आपसे। चौथी चीज, आपको 3 चीजों पे 35(AD) का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आपके लिए रेलेवेंट है लैंड, और लैंड रेलेवेंट है, लेकिन लैंड के लिए आपको तो ये पता ही है बेटा, पीजीबीपी में कभी भी आपको क्या नहीं मिलेगा, लैंड का डिडक्शन। इसके बाद बेटा कैश लिमिट 10,000। इनकम टैक्स की कहानी है कि इनकम टैक्स में सभी जगह कैश की लिमिट कितनी होती है, 10,000। 6th वाला पॉइंट अगेन आपके लिए रेलेवेंट है, लेकिन आपको ऑलरेडी पता है, नो डेप्रिसिएशन इफ डिडक्शन इज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35(AD). अगर बेटा आपने डिडक्शन 35(AD) में क्लेम कर लिया है तो आपको उस पर डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर है सबको? वजह क्या है इसकी? एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सर डेप्रिसिएशन और डिडक्शन एक साथ क्लेम कर सकते हैं क्या? बेटा एक असेट पे नहीं कर सकते। अगर असेट आपके पास एक ही है, असेट नंबर 1, तो इस पे या तो डेप्रिसिएशन मिलेगा या फिर डिडक्शन। हाँ, आपके पास 2 असेट है तो हो सकता है एक पे डेप्रिसिएशन मिल रहा है और दूसरे पे डिडक्शन मिल जाए। जी, किसी को कोई दिक्कत इसमें? बेटा ये 6th वाला जो पॉइंट है ना, इसको एक बार अच्छे से देख लो, क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? 6th वाला पॉइंट, 6th वाला पॉइंट क्या आपको क्लियर है? नो डेप्रिसिएशन इफ डिडक्शन इज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35(AD). अब बेटा पॉइंट नंबर 7 जो है ना, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट नंबर 7 जिसमें गलती से कुछ लिखा है वो 6 है। मतलब देखो पॉइंट का तो कोई रेलेवेंस है नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। बेटा बिजनेस कितने टाइप के होते हैं आप तो मुझे सिर्फ इतना सा बता दो, कौन कौन से? नॉर्मल, स्पेसिफाइड, स्पेकुलेटिव। बच्चे ध्यान से सुनना सभी लोग, अब ध्यान से सुन लेना इस बात को अच्छे से। मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं। मिस्टर माज नाम का एक पर्सन है जिसके पास एक नॉर्मल बिजनेस भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। उनका बेटा एक स्पेसिफाइड बिजनेस भी है, 5 स्टार होटल, और उनका एक स्पेकुलेटिव बिजनेस भी है। मतलब मिस्टर माज के पास तीनों बिजनेस है। अच्छा, ये तीनों बिजनेस को जब मैं बोलूं तो क्या ये सब मिलके पीजीबीपी होता है? ये सब मिलके क्या है बेटा? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, आपको मिस्टर मास के नॉर्मल बिजनेसेस को अलग रखना पड़ेगा, स्पेसिफाइड को अलग रखना पड़ेगा और स्पेकुलेटिव को अलग रखना पड़ेगा। मतलब बेटा ध्यान से सुनना, अपन पता है ये पढ़ी क्यों रहे हैं अपन? ये सब अपन इसीलिए पढ़ रहे हैं, नॉर्मल अलग चलेगा, स्पेकुलेटिव अलग चलेगा, स्पेसिफाइड अलग चलेगा, मिक्स नहीं होंगे सब। मतलब मान रहा हूं यार कि एक ही पर्सन है मिस्टर मास, लेकिन भैया मिस्टर मास का भी आप नॉर्मल अलग दिखाओगे, स्पेसिफाइड अलग और स्पेकुलेटिव अलग। मतलब यू विल ट्रीट डिफरेंट, मतलब आप उनको सेपरेटली ट्रीट करोगे। किस किस को ये बात क्लियर है अच्छे से? और उसकी मैं वजह बता देता हूं। उसकी वजह क्या है बेटा? ये जो नॉर्मल बिजनेस है ना, अगर कल को आपको इसमें लॉस हो गया तो इसमें आपको बेटा 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने को मिलता है। नॉर्मल वाले में कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करते हो? 8 साल। लिखने की जरूरत नहीं है, आगे आप पढ़ोगे। अगर अभी आप लिखोगे तो आप खुद को कंफ्यूज करोगे, मत लिखना, आपका टॉपिक ही है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो बेटा नॉर्मल वाला 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर लिखना है तो दिमाग में लिखो इसको, नॉर्मल वाला कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है? 8। बेटा ये स्पेसिफाइड है ना, आप मुझे बताओ क्या स्पेसिफाइड सरकार की वजह से कर रहे थे आप? सरकार बोलती है अगर स्पेसिफाइड बिजनेस की वजह से लॉस होता है तो हम अनलिमिटेड ईयर तक आपको कैरी फॉरवर्ड करने देंगे। आप बिजनेस खत्म हो जाएगा, आप खत्म हो जाओगे, जब तक बिजनेस चालू रहेगा ना
जब तक आप उसको क्या कर सकते हो बेटा, कैरी फॉरवर्ड, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड ईयर्स। तीसरा है बच्चे स्पेकुलेटिव। आप मुझे बताओ ये अच्छा बिजनेस है या गंदा बिजनेस है? सट्टा। बेटा स्पेकुलेटिव का मतलब होता है सट्टा, अच्छा है या गंदा है? भैया मेरी मम्मी ने तो मुझे सिखाया था ये गंदा बिजनेस होता है। तो इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर ओनली 4 ईयर्स, नॉर्मल 8 ईयर्स, स्पेकुलेटिव 4 ईयर्स, स्पेसिफाइड अनलिमिटेड ईयर्स। तीनों को अलग 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 रखेंगे। सबको ये बात क्लियर है सर? अब पढ़िए इस पॉइंट को, अब पढ़िए बेटा इस पॉइंट को। पॉइंट नंबर 6 क्या लिखा है? लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर इनडेफिनिट अनलिमिटेड ईयर्स। इनडेफिनिट पीरियड तक आप उसको क्या कर सकते हो? कैरी फॉरवर्ड, प्रोवाइडेड असेसी फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 139(1). किस किस को कब कब तक रिटर्न फाइल करना है? 31 जुलाई, 31 अक्टूबर और 30 नवंबर। आपको पता है 139(4) बिलेटेड रिटर्न में मैंने आपको बताया था कि अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो तो आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फॉर 2 हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, सेट ऑफ कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड पे रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन दो उसके एक्सेप्शन थे बच्चे, वो आपको याद होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो बेटा मैं आपको बता दूं, सब लोग ध्यान से सुन लो क्योंकि ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हाउस प्रॉपर्टी लॉस और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, भले ही आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया, लेकिन बाकी सभी लॉसेस को, अगर किसी भी लॉस को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा टाइम पर। मतलब आपको रिटर्न बेटा 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर या फिर 30 नवंबर, जो भी आपके लिए रेलेवेंट डेट है, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फाइल। क्लियर है आपको ये बात? अच्छा, पॉइंट नंबर 7 पढ़ेंगे बेटा। अब बेटा जो भी पॉइंट आपके काम का होगा ना, उस पे मैं रुक जाऊंगा, मतलब मैं आपको मार्क करवा दूंगा। जो मैं मार्क नहीं करवा रहा हूं बस उनको सुन लो, समझ लो बात को, ठीक है? जो मुझे इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको अलग से मार्क करवाऊंगा। इधर देखिए पॉइंट नंबर 7, जल्दी से पढ़िए इसको। पॉइंट नंबर 7 देखिए जल्दी से, क्या लिखा है? इफ असेट ऑन विच डिडक्शन इज क्लेम सोल्ड, इंटायर सेल्स कंसिडरेशन शैल बी टैक्सेबल। आप सोचना यार बेटा, आप लॉजिकली सोचना, एक असेट आपने खरीदा 5 करोड़ रुपए का, बेटा प्लीज फोकस करना, सोचना 5 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग खरीदी है, क्या आपको 100% डिडक्शन मिला होगा? यस सर। 3580 का बिजनेस है, मतलब कितना बेनिफिट मिल गया होगा? 100%। बेटा आपने परसों बिल्डिंग खरीदी और आज आपने बिल्डिंग को बेच दिया, आपने परसों पीडीबीपी के अंदर 100% डिडक्शन ले लिया। बेटा यहाँ पर ये चल रहा है अपना पीडीबीपी, ये चल रहा है अपना पीडीबीपी। यहाँ पर आप सेक्शन 3580 के अंदर कितना बेनिफिट ले चुके होंगे? 5 करोड़। क्या आपको इस असेट को बेचना चाहिए था? क्या आपने इस असेट को बेचने के लिए लिया था या फिर आपने स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करने के लिए लिया था? इसे कहां लिया था बेटा? स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करने के लिए। तो यार अगर आप बिल्डिंग खरीद रहे हो, असेट खरीद रहे हो, डिडक्शन क्लेम कर रहे हो और बाद में उसको बेच रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। तो सरकार क्या बोलेगी? जितने में आप बेचोगे ना, मान लीजिए बेटा 2 महीने बाद इस बिल्डिंग को बेच दिया है 4 करोड़ रुपए में, तो सरकार बोलेगी जितने में भी आप बेचोगे वो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका? टैक्सेबल। देखिए क्या लिखा है? इफ असेट ऑन विच डिडक्शन इज क्लेम सोल्ड देन इंटायर सेल्स कंसिडरेशन शैल बी टैक्सेबल वाला सेक्शन है ये। पॉइंट नंबर 7, अगर बेटा असेट आपने बेच दिया है डिडक्शन क्लेम करने के बाद, आप गलत कर रहे हो, सरकार के साथ आप चीटिंग कर रहे हो, तो सरकार आपसे बदला लेने के लिए उसको क्या कर रही है? टैक्सेबल। बस आपको ये ध्यान रखना है कि टैक्सेबल कर कितना रही है? सेलिंग प्राइस, जितने में आप बेच रहे हो वो क्या हो जाएगा आपका? टैक्सेबल। किस किस को बात क्लियर है? एक बार हाथ उठा के बता दें मुझे ये चीज। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 ही तो बात कर रहे हैं बच्चे। सर रिपीट कर दो पॉइंट नंबर 7 भैया। पॉइंट नंबर 7 वापस से रिपीट कर रहा हूं, मेरा ध्यान दो। पॉइंट नंबर 7, ये जो पर्सन है इसकी 2 स्टार होटल है, इस पर्सन की बेटा 2 स्टार होटल है और इस पर्सन ने 5 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग खरीदी है। तो आप मुझे बताओ बेटा, जब ये पर्सन अपना पीडीबीपी कैलकुलेट करेगा, यहां पर ये अपना पीडीबीपी कैलकुलेट कर रहा है, इसने बेटा 2 करोड़ इसकी 2 स्टार होटल थी, 5 करोड़ रुपए की खरीदी थी, तो बेटा 5 करोड़ का इसने कहां ले लिया होगा? यहाँ पर 2 सेक्शन 35AD। ऐसा कुछ लिखाता नहीं है, बस सिर्फ मैं आपको इमेजिन करवाता हूं कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो देखिए इधर ऐसा कुछ लिखाता नहीं है कि सेक्शन 35AD, सेक्शन 35AD कितना ले लिया होगा? 5 करोड़। बेटा आप 100% डिडक्शन ले चुके हो क्योंकि आपने पीडीबीपी के अंदर डेबिट साइड में लिख दिया है 100% अमाउंट। यस और नो? अब मुझे बताओ, क्या आपको इसे बेचना चाहिए था? क्या आपको इसे यूज करना चाहिए था? यू शुड हैव यूज दिस बिल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। आप ठहरे नालायक, आपने इसे खरीदा 1 महीने पहले, जैसे ही आपको बाजार में मार्केट में इसकी कीमत मिली 6 करोड़,
आपने इसको 6 करोड़ में क्या कर दिया है, सेल। बेटा ऐसा असेट जिसपे आप सरकार से डिडक्शन ले चुके थे, बेनिफिट ले चुके थे, उस असेट को आपने कितने में बेच दिया है, 6 करोड़ रुपए में। सरकार आपसे बदला लेगी। अब सरकार आपसे पता है बदला क्यों लेगी, क्योंकि कभी ना कभी आपने उस पर क्या लिया था, डिडक्शन। आपको उसे नहीं बेचना चाहिए था, आपने बेचा, तो सरकार बोल रही है जितने में बेचा ना, सेलिंग प्राइस विल बी टैक्सेबल। सेलिंग प्राइस आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। और किस हेड के अंदर होगी, पीजीबीपी के अंदर। मतलब क्या इधर आने वाली है सेलिंग प्राइस, यस बेटा इधर आने वाली है सेलिंग प्राइस 6 करोड़। जिस भी साल बेचोगे उस साल आएगी, जिस भी साल बेचोगे उस साल क्रेडिट में आपके क्या आने वाला है बेटा, 6 करोड़ रुपए। किस किस को ये बात क्लियर है? अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिक, मतलब इसका प्योर लॉजिक है यार कि आपने बेनिफिट लिया था तो आपने उसको बेचना नहीं चाहिए था। कभी तो सेल करेगा वो, ऐसे तो सेल ही नहीं कर सकता। अब देखिए एक बच्चे का क्वेश्चन आया, आप लोग आंसर करेंगे यार लॉजिकली, यू शुड आंसर दैट क्वेश्चन। वो बोल रहा है कि सर मैं आपको बताता हूँ बेटा, उसने ऐसा नहीं बोला लेकिन मैं बताता हूँ। उसने वो बोल रहा है कि 75 साल बाद बेचा आपने, 75 ईयर्स, आफ्टर 75 ईयर्स आपने बेचा। सरकार को कोई मतलब नहीं है बेटा, आप जिंदगी में कभी भी बेचोगे उस असेट को, अगर आप 1 रुपए में बेचोगे तो 1 रुपए टैक्सेबल होगा, 1000 करोड़ में बेचोगे तो 1000 करोड़ टैक्सेबल होगा। आप समझ रहे हैं बेटा, सरकार को मतलब नहीं है। सरकार ने तो सीधी सेक्शन 3580 में बोल दिया कि जब बेचोगे जब क्या हो जाएगा, टैक्सेबल अंडर दी हेड पीजीबीपी। अब आप 10 रुपए में बेचोगे तो 10 रुपए टैक्सेबल होगा, और 1000 करोड़ में बेचोगे तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 1000 करोड़। आप समझ रहे हैं मेरी बात बेटा? लॉ को अपन को एज इट इज पढ़ना होता है, लिखा है उसमें क्लियर। चलिए पॉइंट नंबर 7 बेटा, सब लोग अब प्लीज फोकस करेंगे इधर, सब लोग इधर स्ट्रेट देखें इधर मेरी तरफ। कुछ इररिलेवेंट से पॉइंट है, पहले मैं वो आपको बता देता हूं। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन से रिलेटेड एक पॉइंट आपने पता है क्या देखा था कि आपको शेयर करना पड़ेगा। अब पता है दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि क्रॉस कंट्री पाइपलाइन इंडियन कंपनीज की होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक इंडिया की बाहर की कंपनी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बना ले और उसका बेनिफिट ले ले 3580 के अंदर, नहीं। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का बेनिफिट सिर्फ किसको मिलेगा बेटा, इंडियन कंपनी को, या फिर कंसोर्शियम ऑफ इंडियन कंपनी। व्हाट इज कंसोर्शियम? ग्रुप ऑफ इंडियन कंपनीज। मतलब सीधी सी बात है बेटा, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन की मालिक कौन होना चाहिए, इंडियन कंपनीज। क्लियर है आपको ये बात? काम का पॉइंट नहीं है आपका। एक और पॉइंट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन से रिलेटेड, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। किससे अप्रूव होना चाहिए ये? गवर्नमेंट से। बेटा मुझे नहीं मालूम आप कितना समझ पाते हैं, लेकिन बेटा जब यहां पर मैं गवर्नमेंट लिख रहा हूं तो आप मुझे बताओ क्या हर चीज आप मोदी जी से जाके पूछते हो? क्योंकि एक तो इनकम टैक्स है, मतलब सरकार तो मोदी जी है। क्या आप हर चीज मोदी जी से जाके पूछते हो, या उनके डिपार्टमेंट होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? अरे यस और नो? तो बेटा यहां पर जब आप क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का पूछने जाओगे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पूछने जाओगे या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से पूछने जाओगे आप? सर रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के पास जाना होता है। अरे यस और नो? तो बेटा क्रॉस कंट्री पाइपलाइन से रिलेटेड 3 पॉइंट, तीनों इररिलेवेंट है, काम के नहीं है। फर्स्ट चीज आपको शेयर करना पड़ेगा, सेकंड इज इंडियन कंपनीज का होना चाहिए, और तीसरी चीज पता है क्या है, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से आपको क्या मिला हो यार, अप्रूवल मिला हो। 14th वाला पॉइंट मैं कल डिस्कस करूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की डेफिनेशन एक बार आप रीड कर लीजिए, ये भी आपके कोई काम की नहीं है, जल्दी से रीड करिए इसको, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की डेफिनेशन। इसके बाद बेटा एक अच्छा पॉइंट मुझे आपको बताना है, इसलिए मैं आपको इधर ऊपर नीचे के पॉइंट बता रहा हूं जल्दी से। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जल्दी से रीड कर लीजिए, सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी इसको रीड कर लीजिए बच्चे, प्लीज रीड कर लीजिए। ये कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनको आप क्या बोलोगे, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। पढ़ लिया आपने ये? इसके बाद बेटा एक पॉइंट नंबर 9 है जो कि अगेन आपके लिए इररिलेवेंट है, पढ़ लीजिए उसको भी। इफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 3580 इज क्लेम्ड, देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80I, आपको तो कुछ पता ही नहीं है इसलिए आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। 80IA, 80 RRB, 10 AA नहीं मिलेगा आपको। पढ़ लीजिए जल्दी से, सिर्फ रीड कर लीजिए जी। क्या इनलैंड? बेटा इंडिया से रशिया जाना है तो वो अपन एक्सटर्नल वाटरवेज यूज करते हैं। अगर इंडिया में भोपाल में तुझे इधर से लेक से इधर आना है VIP रोड, तो उसको बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज, है ना। इंडिया के अंदर ही अगर हो रहा है तो आपको पता है ना, गंगा नदी में होता है ये सब, है ना, बड़ी बड़ी नदीज में होता है, बड़े बड़े डेप्थ्स में भी होता होगा। अब बेटा ध्यान से सुनना, एक काम करो, अब अपन कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जो 2 पॉइंट अपने बचे हैं वो बहुत समझने वाले हैं, और कल अपन इसको कंक्लूड करेंगे, सबको आ जाएगा जितना रेलेवेंट होगा। ठीक है, अभी मैं आपकी क्लास को कंप्लीट कर रहा हूँ। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।